तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गणेश वर्ल्ड में। तो डियर साथियों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एमीन स्टार्ट कर रहे हैं। और भाई ये जो एमीन है मैं स्टार्ट कराऊंगा बिल्कुल एनसीईआरटी के साथ चलूंगा, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ जो है ना आपके सामने रखूंगा। और इतना आप वन शॉट वीडियो और एक और बात, वन शॉट वीडियो और इसमें मैं जितना कराऊंगा अगर आप इतना कर लेते हो तो एक भी नंबर का आप ये ना सोचना कि हमारा कट जाएगा, पूरे के पूरे नंबर इस चैप्टर में से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करना भाई, जल्दी से बातें नहीं करना। तो आपको बस अपना काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर लेना अपने फ्रेंड सर्कल में। स्टार्ट करते हैं भाई चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एमीन। एमीन इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश में भी एमीन ही बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा एमीन क्या होता है इसको बाद में जानेंगे, पहले एमीन समूह के बारे में जानो क्योंकि आप जान चुके हो इस एमीन समूह को। तो आपको चैप्टर नंबर 6 से पता होगा कि भाई एमीन समूह होता क्या है ना। तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड NH2 है, ये आपका एमीन समूह है। जो सिंगल बॉन्ड NH2 होता है ना मेरे डियर साथियों, ये एमीन समूह होता है। ठीक है ना। चलो तो यहां पर मेरे डियर साथियों जो एमीन है वो एमीन डिसाइड होता है एन से। एमीन किससे डिसाइड होता है? एन से। कि एमीन कहां किससे डिसाइड होगा? एन से। किससे डिसाइड होगा? एन से। मतलब जिसके अंदर एन है वो एमीन होगा। ठीक है ना। वो क्या होगा? एमीन होगा। एच तो यहां बैलेंस करने लगा होता है। एच किस लिए लगा होता है? बैलेंस करने लगा होता है। ठीक है ना। क्लियर है बात? चलो आगे आप ध्यान से समझो, आगे और चीजों को जानो, है ना। मैं आगे आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना। देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन है, देखो हमारा चैप्टर का नाम ही है एमीन। चैप्टर का नाम ही है क्या बेटा? एमीन। तो पहला हमारा क्वेश्चन यही उठता है कि सर एमीन होता क्या है। पहले तो आप ये बताओ, आपने एमीन समूह बता दिया, अब एमीन बताओ क्या होता है। सुनो क्या होता है बेटा, अमोनिया के एक या दो या तीन हाइड्रोजन परमाणुओं का, ठीक है, यहां परमाणुओं का कर लेना, परमाणुओं का। ठीक है। तो अमोनिया के एक दो या फिर तीन हाइड्रोजन परमाणुओं का एल्किल या एरोमेटिक, एल्किल या एरोमेटिक। एल्किल जानते हो है ना, आप मैथिल एथिल पैरोपिल ये एल्किल होते हैं, एरोमेटिक मतलब बेंजीन होता है। तो एल्किल या एरोमेटिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त यौगिक, मतलब एल्किल या एरोमेटिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है तो जो प्राप्त यौगिक हमें जो यौगिक प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? आपका एमीन कहलाता है। सर अभी हमें अच्छे समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे समझाओ। देखो इधर ये अमोनिया है, ये क्या है? अमोनिया। क्लियर है बात? क्या है ये? अमोनिया। अगर मैं इस अमोनिया की एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा दूं, किससे रिएक्शन करा दूं बेटा? एल्किल हैलाइड से। क्लियर है। तो क्या होगा बेटा, जो इसका एक H दिख रहा है ना, ये एक H एक X के साथ क्या बना देगा? HX बना देगा। आप बोलोगे हाँ सर सही बात है, HX बना देगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? यहाँ पर R है, H एक H और एक H, HX बना के चला गया तो क्या बचा? इधर R बचा और इधर क्या बचा? NH2 बचा। और जैसे ही NH2 बचा उसमें एक बॉन्ड लग गया, उसमें क्या लग गया? एक बॉन्ड लग गया। ठीक है ना। तो जब तक इस N के साथ दो H है तब तक तो एक बॉन्ड रहेगा, लेकिन इस N के साथ अगर मैं एक H लगाऊं तो कितने बॉन्ड लग जाएंगे? दो। ये भी एमीन समूह है ना। और अगर मैं इस N के साथ एक भी H ना लगाऊं तो इसमें कितने बॉन्ड लगेंगे? तीन। क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? तीन होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? तीन। तो नाइट्रोजन में अधिकतम कितने बॉन्ड लग सकते हैं? तीन बॉन्ड लग सकते हैं। ठीक है ना। क्लियर है बात? तो देखो यहाँ भी तीन हो रही, दो H के द्वारा एक बॉन्ड के द्वारा तीन, यहाँ भी तीन हो रही, एक दो और एक H के द्वारा तीन, यहाँ भी तीन हो रही। क्लियर? ठीक है। तो एल्किल हैलाइड की जब हमने इसकी क्रिया कराई तो HX बन गया। और देखो एल्किल समूह द्वारा इसका हाइड्रोजन परमाणु जो है ना एक हटा दिया गया या प्रतिस्थापित कर दिया गया, क्या बन गया? RNH2 बना के नहीं। तो देखो अभी आप देखो इस NH2 के साथ कितने R जुड़े हैं? आप बोलोगे सर एक R जुड़ा है, इसलिए इसको हम प्राथमिक एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एमीन। ठीक है। या फिर आप इसको 1 डिग्री एमीन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना अगर N के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा है तो वो प्राथमिक एमीन है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अगर मैं बेटा आगे फिर से इसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा दूं तो फिर से एक H X के साथ क्या बना देगा? HX बना देगा, बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और अब यहां देखो यहां पर क्या है? तो आप बोलोगे R सर एक H बाहर चला गया तो ये आपके पास R और जो सर ना NH बचा। ठीक है। क्या बचा? NH, एक H चला गया तो जैसे ही NH बचा उसके पास कितने बॉन्ड आ जाएंगे? दो। ये दो बॉन्ड।
तो इस बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, ये जो R बचा है ना वो जुड़ जाएगा। तो अब बताओ इस N से कितने R जुड़े, आप बोलोगे सर 2 R जुड़े हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वितीय एमीन, ठीक है ना। और फिर से अगर मैं इसकी एल्किल हैलाइड से क्रिया करा दूं, किससे क्रिया करा दूं, एल्किल हैलाइड से, ठीक है ना। तो फिर से एक H को बाहर को के HX बना देगा, और अब इससे कितने R जुड़ जाएंगे, आप बोलोगे सर 3 जुड़ जाएंगे, N, ठीक है, H तो गया, ठीक है, और एक R जो बचा है वो कहाँ जुड़ जाएगा, नीचे। तो अब N से कितने R जुड़े हैं, 3, इसलिए इसका नाम है तृतीयक एमीन। क्लियर है, तृतीयक एमीन। तो आप ये भी समझ गए कि सर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एमीन होता क्या है, आप यहां से ये चीज भी समझ गए। क्लियर है कि नहीं बात, है ना, आपको समझ में आई ना, ठीक है ना। चलो, तो आपने ये समझ लिया है कि एमीन क्या होता है, एमीन कितने प्रकार के होते हैं, आप यहां से ये भी समझ गए हो कितने प्रकार के एमीन है। ये 2 डिग्री एमीन है और ये आपका 3 डिग्री एमीन है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना बात आपको, है ना। तो जब भी N के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा है तो प्राथमिक, 2 जुड़े हैं तो द्वितीय और 3 जुड़े हैं तो तृतीय। और जरूरी नहीं है कि एल्किल ही जुड़ा हो, एरोमेटिक भी जुड़ा हो सकता है, एरोमेटिक भी जुड़ा हो सकता है ना। जैसे मान के चलो ये अमोनिया है आपका, क्या है, अमोनिया। अगर मैं इसकी इससे क्रिया ना कराऊं, एरोमेटिक से करा दूं, मतलब एरोमेटिक मतलब बेंजीन, इससे करा दूं, तो फिर भी एक H के साथ बाहर हो जाएगा, HX बना के, होगा कि नहीं। और इससे क्या जुड़ जाएगा, एक NH2 जुड़ जाएगा, तो मतलब C6H5NH2 ये बन जाएगा। ये भी आपका प्राथमिक एमीन है, ये भी आपका क्या है, प्राथमिक एमीन है। और यदि आप इसको ऐसे नहीं बना रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसी रिंग बनाओ और उससे क्या जोड़ दो, आप NH2 जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर से अगर हम इसकी करा दें इस बेंजीन से क्रिया C6H5 एल्किल हैलाइड से, तो फिर से एक HX के साथ बाहर हो जाएगा, HX बना के, और फिर से अब इससे कितने जुड़ जाएंगे, 2 बेंजीन जुड़ जाएंगे, C6H5 और NH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6H5, होगा कि नहीं। और ऐसे ही अगर फिर से हम करा दें तो 3 जुड़ जाएंगे, है ना। तो अगर हम ये 2 जुड़ गए तो इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जरूरी है कि ऐसे ही लिखें, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं NH, और यहाँ पर भी आप क्या बेंजीन रिंग बना दो, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये एमीन है ना। एमीन क्या है, जब अमोनिया के 1 या 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरोमेटिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जो यौगिक प्राप्त होता है वो क्या होता है, एमीन, ठीक है। तो जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया तो भी एमीन प्राप्त हुआ, 2 को किया तो भी एमीन प्राप्त हुआ, 3 को किया तो भी एमीन प्राप्त हुआ, है ना। तो जरूरी नहीं है, तो मैंने ये 3 एमीन बताए हैं इसलिए मैंने 3 बार क्रिया कराई, आप एक बार क्रिया करा के भी समझ सकते हो। क्लियर है, ऐसे ही एरोमेटिक की करा दो तो एरोमेटिक एमीन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक और बात यहाँ पर समझा दे रहा हूँ बेटा, मैं एक और बात आपको यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या है, एल्किल समूह के साथ अगर NH2 जुड़ा है, अगर एल्किल समूह के साथ एमीन जुड़ा है तो उनको अपन एलिफैटिक एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिफैटिक एमीन, एलिफैटिक एमीन, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, अगर एल्किल समूह के साथ एमीन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, एमीन, तो उसको एलिफैटिक एमीन बोलेंगे। लेकिन जब एरोमेटिक समूह के साथ एमीन जुड़ा है तो इसको भैया हम एरोमेटिक एमीन बोलेंगे, ठीक है। मतलब बेंजीन समूह के साथ एमीन जुड़ा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, एरोमेटिक एमीन। तो यहां से आप ये भी समझे कि एमीन आपका जो है ना एलिफैटिक भी होता है और एरोमेटिक भी होता है। यहां से आप ये भी समझे कि एमीन आपका प्राथमिक एमीन होता है ना, द्वितीय एमीन होता है, तृतीय एमीन होता है, ये भी समझ गए, है ना। तो ध्यान से समझना, N से अगर 2 R जुड़े हैं तो द्वितीय, 3 R जुड़े हैं तो तृतीय, और 1 R जुड़ा है तो प्राथमिक, ठीक है। R मतलब एल्किल, है ना। इसी प्रकार से अगर N से एक बेंजीन जुड़ा है तो वो प्राथमिक एमीन होगा, कौन सा एमीन होगा, 1 डिग्री होगा। अगर N से 2 जुड़ा है तो वो 2 डिग्री मतलब द्वितीय एमीन होगा। और यदि N से 3 बेंजीन समूह जुड़े हैं, C6H5 और C6H5, है ना, C6H5 3 जुड़े हैं तो वो आपका 3 डिग्री एमीन होगा। क्लियर है, तो आपको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एमीन के बारे में बात समझ में आ गई है। आपको एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन के बारे में बात समझ में आ गई है ना। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बिल्कुल यार कमेंट बॉक्स में ओके बोलो और हम इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा देखो, ये तो आपका इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। बेसिक क्या हुआ, इंट्रोडक्शन, आपको समझ में आ गया। अब हम
थोड़ा सा एमीन की प्रकृति के बारे में आपको बताएंगे, है ना। एमीन की प्रकृति आपको बताएंगे, है ना, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। तो एमीन की हम प्रकृति आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, ओके, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम क्या जानेंगे भैया, एमीन की प्रकृति जानेंगे। क्या जानेंगे, एमीन की प्रकृति और एमीन की आकृति, दो चीजें जानेंगे। तो भाई एमीन की प्रकृति की बात करूं, एमीन की किसकी बात करूं भाई, प्रकृति की बात करूं, तो एमीन की प्रकृति भैया होती है क्षारीय। कैसी होती है भैया, क्षारीय होती है। अब बोलोगे सर क्षारीय क्यों होती है, क्षारीय क्यों होती है, तो बेटा क्षारीय इसलिए होती है क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन के नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7। तो पहले में 2 और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है, होते हैं 5, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहां पर जो नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इधर इस बॉन्ड को दे देगा, 2 इस H को दे देगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए। आप बोलोगे सर 5 इलेक्ट्रॉन थे N के पास, 3 इसने बांट दिए, किसको बांट दिए, 2 H को दे दिए, एक इस बॉन्ड को दे दिए, 3 बच गए। इसके बाद फिर भी सर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा। देखो इसके पास भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्यों, क्योंकि 5 थे तो 3 तो H को दे दिए, 2 बचे। इसमें से देखो इसके पास भी 5 है तो 2 तो बॉन्ड को, एक H को, इसके पास भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा, ये क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी भैया एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है कि नहीं। तो ये क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। और पिछली साल हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, कौन सा सिद्धांत पढ़ा था, लॉरी का, नहीं, लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। और लुईस के अम्ल क्षार सिद्धांत में क्या बोला गया था, जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो आपका क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। तो उस सिद्धांत के अनुसार इनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए इनकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है। क्या है मेरे डियर साथियों, क्षारीय है, क्षारीय है क्योंकि, है ना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि इनके नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए इनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। क्लियर भाई, ठीक है। लेकिन मेरे डियर साथी थोड़ा सा आप एक चीज और समझोगे, इसकी जो क्षारीय प्रकृति तो है, कौन सी प्रकृति है, क्षारीय, लेकिन ये क्षारीय प्रकृति जैसे R बढ़ेगा तो क्षारीय प्रकृति मतलब क्षारीयता बढ़ेगी। जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाएगा तो इनकी क्षारीयता जो है ना मेरे भाई वो बढ़ती जाएगी। R का मान बढ़ने से क्षारीयता मेरे डियर साथियों इनकी बढ़ जाती है, क्षारीयता इनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है R का मान बढ़ने से, है ना। तो R का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्षारीयता इनकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्षारीयता इनकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो मेरे डियर साथियों सबसे ज्यादा जो क्षारीय होता है वो आपका तृतीय एमीन होता है, उससे कम कौन होता है, द्वितीय होता है, उससे कम कौन होता है, प्राथमिक होता है, और उससे कम कौन होता है, NH3 होता है। और अगर इससे भी कम की बात करें तो वो होता है एनिलीन, मतलब C6H5Ane। ठीक है ना। तो ध्यान से आप बात समझ गए, है ना, कि इसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है, और सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है, तृतीय एमीन, फिर द्वितीय, और फिर प्राथमिक, और फिर अमोनिया, और फिर ये। क्लियर है बात, ठीक है। क्यों होता है क्षारीय, क्योंकि इनके पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्लियर है। चलो ये क्षारीयता से इतनी सी बात आप क्लियर रखना, और इतना ही काफी नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। चलो अब आकृति पे बात कर लो थोड़ी सी, है ना। तो देखो यहाँ पर समझना मेरी बात, यहाँ पर आकृति बात कर रहे हैं, आकृति पे, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, एन, क्या है ये एन, इनके पास क्या है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। बोलो आप बोलोगे हाँ सर है, ठीक है। अब इसके पास H कितने हैं, 3 है, तो आप बोलोगे एक सर इधर लिख दो, एक सर इधर लिख दो, एक सर इधर लिख दो, ठीक है। कितने H थे इसके पास, 3, तो ये हमने लिख दिया एक इधर, एक सेकंड, एक इधर लिख दिया, ठीक है, एक इधर लिख दिया और एक इधर लिख दिया, ठीक है। चलो तो ये H और ये H है ना। तो जब हम इनको मिलाएंगे बेटा तो इसकी जो आकृति है कुछ ऐसी बनेगी, है ना, कुछ इस टाइप की बनेगी इनकी आकृति, ठीक है, ऐसी, ठीक है। तो इस ये जो आकृति होती है इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, पिरामिडीय बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, पिरामिडीय आकृति बोलते हैं। तो इसकी आकृति कैसी है बेटा, पिरामिडीय है। कैसी है, पिरामिडीय। देखो इसको अगर मिलाऊं मैं तो देखो एक तो यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, ठीक है।
अलग से करके बताता हूँ मैं, ठीक है ना। ये N है, ये आपका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये आपका एक H आपका ये है और एक H आपका ये है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ और फिर ये यहाँ, है ना। चतुष्फल की टाइप की है, कैसी है, चतुष्फल की टाइप की, है ना, है कि नहीं। और ये लेकिन ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये जो आकृति चतुष्फल की नहीं रहती, चतुष्फल की नहीं रहती, ये विकृत होकर कैसी हो जाती है, पिरामिड के समान हो जाती है। यही जो आकृति है पिरामिड के समान मतलब ऐसी आकृति हो जाती है, ये ऐसी, ठीक है, ये पिरामिड है, ऐसी हो जाती है। तो इसकी आकृति का नाम क्या है भैया, इसकी आकृति को मैं इसको मिला भी दे रहा हूँ, इसकी आकृति का नाम है पिरामिडीय। इसकी आकृति का नाम क्या है मेरे डियर साथियों, पिरामिडीय है, ठीक है, क्या है, पिरामिडीय, ठीक है। इसको इधर मिलाना और इसको इधर मिलाना, ठीक है, ऐसे। तो इसकी आकृति का नाम क्या है भैया, पिरामिडीय, ठीक है, पिरामिडीय, पिरामिडीय, ठीक है, ये पिरामिडीय इसकी आकृति, ठीक है। और इसमें मेरे डियर साथी जो N होता है ना, वो NsP3 संकरण में होता है। कौन से संकरण में होता है, NsP3 संकरण में होता है। क्लियर है बात। तो ध्यान रखना है आपको आकृति के बारे में। और एक और बात, ठीक है, इसमें हाँ बस इतना ही याद रख लो, इसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय, और इसकी आकृति क्या होती है, पिरामिडीय। और क्या होती है भाई, पिरामिडीय। और इसको है ना पिरामिडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिरामिडी, पिरामिडी भी बोलते हैं, पिरामिडी या पिरामिडीय होती है। क्लियर है। तो ये मैंने थोड़ा सा एमीन के बारे में बताया, इसकी प्रकृति के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा एमीन का नाम लिखना बता रहा हूँ, ठीक है ना। एमीन का नाम कैसे लिखा जाता है, एमीन के नाम कैसे लिखे जाते हैं, इनको बता दूंगा, फिर रिएक्शन चालू हो जाएंगी, तो फिर हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। तो देखो डियर साथियों, अब यहाँ थोड़ा सा नामकरण सीख लेते हैं कि एमीन का हम नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलो इधर देखो ध्यान से, देखो ये तो सामान्य है, तो आपको पता है ये तो आपका इतना एथिल है और ये आपको पता है एमीन है, ये एथिल है और ये क्या है, एमीन है। तो इसको तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं भैया ये एथिल है और ये आपका क्या है, एमीन है। तो ये आपका डायरेक्टली हो गया क्या, एथिल एमीन हो गया। एथिल, ये एथिल है और ये एमीन है, एथिल है और ये एमीन है, सिंपल ही हो गया। बट आयुपीएसी नाम में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। देखो आयुपीएसी नाम के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, काउंटिंग करनी पड़ती है। तो जब हम काउंटिंग करेंगे तो ये आपका 1 होगा और ये आपका 2 होगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान समझना कि भैया आप काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग होगी, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर 2 कार्बन को तो हम एथ बोलते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, एथ बोलते हैं, ठीक है, सिंपल है, एथ हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो सर एन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एम एन बोल देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, एथेन हो गया। लेकिन 1 पे क्या जुड़ा है, एमीन, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 1 एमीन, 1 एमीन, एथेन 1 एमीन, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई परेशानी है क्या, सॉरी, एथेन 1 एमीन ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा ना लिखना चाहें तो कोई परेशानी नहीं है, एथेन में डायरेक्ट एमीन जोड़ के आप इसको क्या लिख सकते हो, एथेनेमीन, एथेनेमीन। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो एथेन में डायरेक्ट आप क्या जोड़ दो, एमीन जोड़ दो, तो ये आपका क्या बन जाता है मेरे डियर साथियों, एथेनेमीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आप बोलोगे कि बहुत सही बात है सर, क्यों नहीं बन जाएगा, बन ही जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो आपका ये क्या है, प्रोपिल। तो आपको पता है ना प्रोपिल को लिखने के 2 तरीके होते हैं। तो देखो ये आपका प्रोपिल नॉर्मल तरीके से लिखा है, लेकिन ये देखो प्रोपिल आपका अलग तरीके से लिखा, क्योंकि एमीन जिससे जुड़ा है वो आप जो एमीन जिससे जुड़ा है उससे 2 समूह जुड़े हैं कि नहीं। तो ये आपका आइसोप्रोपिल है, ये आपका प्रोपिल तो है लेकिन नॉर्मल नहीं है, आइसोप्रोपिल है, क्योंकि एमीन समूह दूसरे कार्बन से जुड़ा है और यहाँ पर देखो इससे जुड़ा है ना। तो एमीन को वैसे भी आपको पता है प्रोपिल को लिखने के 2 तरीके होते हैं। तो ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल प्रोपिल है, तो इसको एन लगा के बोलना, एन प्रोपिल, और ये क्या है, एमीन है, तो एन प्रोपिल एमीन हो गया, एन प्रोपिल एमीन हो गया, ठीक है ना। चलो जब इसका आयुपीएसी नाम करेंगे तो 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 3 है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन, ठीक है, और 1 पे क्या है, एमीन जुड़ा है तो प्रोपेन, ठीक है, एमीन हो जाएगा, प्रोपेन एमीन हो जाएगा। या फिर प्रोपेन में डायरेक्ट एमीन जोड़ेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनेमीन, प्रोपेनेमीन। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये इसका साधारण नाम देखेंगे तो ये आइसो वाली कंडीशन में जुड़ा है कि नहीं, तो आप इसको क्या बोलोगे, आइसोप्रोपिल, क्योंकि एमीन जिससे जुड़ा उससे 2 समूह जुड़े ना, इसलिए हम आइसोप्रोपिल बोलेंगे, आइसोप्रोपिल, और ये रहा आपका एमीन रहा,
ठीक है। और अगर IUPAC नाम बोलना है तो क्या लिखोगे भाई, 3 कार्बन है, देखो काउंटिंग करोगे ना तो 1 2 3, ठीक है। तो प्रोपेन और 2 पर क्या है, एमीन है, तो प्रोपेन 2 एमीन, ऐसे ही लिखोगे ना भाई, प्रोपेन 2 एमीन, ऐसे ही लिखोगे। आप बोलोगे हाँ सर यही बात है, कोई परेशानी नहीं है, क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ आपको दिक्कत पड़ेगी भाई, यहाँ आपको अब थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी, दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर भाई हमें काउंटिंग करना, देखो साधारण नाम तो क्या है इसका, देखो मेथिल है, और ये भी क्या है मैथिल, ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, तो डाई मैथिल एमीन, तो इसका साधारण नाम तो क्या हो जाएगा भाई, डाई मैथिल, और ये क्या हो जाएगा आपका भाई, एमीन हो जाएगा, डाई मैथिल एमीन हो जाएगा। और इसमें 3 जुड़े हैं तो इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो भाई, ट्राई मैथिल एमीन, इसको अपन डाईएथिल एमीन बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, ट्राई मैथिल एमीन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ट्राई मैथिल एमीन बोल सकते हैं। बट IUPAC नाम में थोड़ा परेशानी होगी, नहीं होगी परेशानी, समझ जाओगे। देखो आप ध्यान समझो, देखो अगर हम काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग तो यही हो जाएगी, क्योंकि काउंटिंग आगे नहीं बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि काउंटिंग कार्बन की होती है, काउंटिंग किसकी होती है बेटा, कार्बन की होती है। तो अब यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, तो फिर काउंटिंग किसकी, दिक्कत वाली बात है ना, तो काउंटिंग नहीं हो पाएगी, तो कार्बन की काउंटिंग यहीं तक हो पाएगी, यहाँ बढ़ ही नहीं पाएगी। तो फिर भैया ये क्या करेगा, एक समूह का काम करेगा, ये पूरे किसका काम करेगा भैया, एक समूह का काम करेगा, है ना, करेगा कि नहीं। लेकिन सर ये पूरा तो समूह होता ही नहीं है, हमने तो ऐसा समूह पढ़ा ही नहीं है, हमने तो ऐसा कोई क्रियात्मक समूह पढ़ा ही नहीं है कि सर ये समूह होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, सही बात है। तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि भैया ये जो मैथिल है, ये मैथिल है तो, लेकिन जुड़ा किस कार्बन से है, तो आप बोलो सॉरी कार्बन से, तो आप बोलो सर कार्बन से तो जुड़ा ही नहीं है, ये तो N से जुड़ा, ये आपका जो CH3 है वो तो N से जुड़ा कि नहीं, और N से जुड़ा है, ये आपका जो किससे जुड़ा है, N से जुड़ा है कि नहीं। तो आपको इसका IUPAC नाम लिखना है तो लिखना पड़ेगा, देखो ये क्या है पहले तो बताओ, मैथिल है, और ये मैथिल किससे जुड़ा, N से जुड़ा, तो आपको लिखना पड़ेगा N, कैपिटल N, देखो स्मॉल n नहीं लिखना, ये कैपिटल है, और ये N बता रहा है कि ये जो CH3 है वो इस N से जुड़ा नाइट्रोजन से, ठीक है, और जुड़ा क्या है CH3, तो आप क्या लिख दो, मैथिल, क्या लिख दो, मैथिल लिख दो, क्या लिख दो, मैथिल, क्लियर है। तो देखो हमने इसके बारे में बता दिया कि ये जो आपका है वो मैथिल से जुड़ा, तो N मैथिल बना दिया, ठीक है, N मैथिल बनाना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब फिर क्या है, कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन की, एक, तो N मैथिल, एक कार्बन है तो मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो N मैथिल मैथेन, N मैथिल मैथेन, N मैथिल मैथेन, और NH जो जुड़ा है वो कहां से जुड़ा, 1 पे जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 एमीन, तो N मैथिल मैथेन 1 एमीन, या फिर 1 एमीन ऐसा ना लिख के आप इसमें आप ये लगा सकते हो, मैथेनेमीन, क्लियर है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं मेरे डियर साथियों। आप बोलोगे सर नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, तो N मैथिल मैथेनेमीन, क्लियर है, ठीक है। N से क्या जुड़ा, N से जुड़ा मैथिल, और ये एक कार्बन है तो मैथेन, है ना, और ये एमीन 1 पे जुड़ा, है ना, तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया कि नहीं बताया, क्लियर है, ठीक है, ओके, कोई परेशानी नहीं है। आप बोलोगे सर नहीं है कोई परेशानी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसकी काउंटिंग करो, तो आप बोलोगे सर काउंटिंग तो एक ही हो पाएगी और आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, है ना, 3 एल्किल थे, सॉरी 3 मैथिल थे तो ट्राई मैथिल एमीन तो लिख दिया, बट काउंटिंग तो सर एक ही कार्बन की होगी, या तो इसकी कर लो, या तो इसकी कर लो, या तो इसकी कर लो। अब इनका क्या करें, तो आप मुझे बताओ, ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल, दोनों किससे जुड़े, N से जुड़े कि नहीं जुड़े, तो आपको N को कितनी बार लिखना पड़ेगा बेटा, 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना, और 2 मैथिल है एक जैसे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा डाई मैथिल, ठीक है, डाई मैथिल, है ना, N डाई मैथिल, मतलब इससे सिद्ध होगा कि जो 2 मैथिल हैं दोनों के दोनों किससे जुड़े हैं, N से जुड़े, क्लियर है, ठीक है। अब एक कार्बन है तो क्या आ जाएगा भैया, मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, N, है ना, और 1 पे क्या जुड़ा है, ये 1 पे जुड़ा है एमीन, तो 1 एमीन लिखोगे या मैथेन में एमीन जोड़ दोगे तो मैथेनेमीन, क्लियर है बात, है ना, क्लियर है बात। तो N डाई मैथिल मैथेनेमीन, मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी और दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब थोड़े से मैं IUPAC नाम और समझा दे रहा हूँ और इसके बाद
इसको अपन हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे। क्लियर है? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद अभी क्रियाओं पे हम पहुंच ही जाएंगे, है ना, क्योंकि भाई नाम भी तो सीखना जरूरी है। अगर हमें नाम ही नहीं आए तो फिर कैसे काम बनेगा, ठीक है ना। तो नाम भी तो आना चाहिए। अभी क्रियाओं को करने से पहले उसके सूत्र भी तो पता होने चाहिए भाई, कि नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो भाई जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज यार भाई आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करो, है ना, क्योंकि आप भी जानते हो, है ना, कि सर का सपोर्ट करेंगे तो सर ही आगे बढ़ेंगे, है ना, और जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ही हमारा काम करने का मोटिवेशन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो चलो, तो सूत्र है हमारा क्या है, रिंग है, और रिंग पर क्या हुआ है, NH2 है ना, NH2। तो इसका साधारण नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका साधारण नाम तो एनिलीन है। क्या है? एनिलीन है। साधारण नाम तो भैया क्या है, एनिलीन है। बिल्कुल सर, सही बात है। बट सर IUPAC नाम क्या है, तो IUPAC नाम क्या है, बेंजीन 1 एमीन, बेंजीन और 1 एमीन बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, बेंजीन है और ये एमीन है, बेंजीन एमीन बोल सकते हो, लेकिन इसका नाम बेटा IUPAC नाम भी एनिलीन ही होता है। IUPAC नाम भी इसका क्या होता है, एनिलीन ही होता है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका साधारण नाम क्या है, एनिलीन, और IUPAC नाम भी क्या होता है, एनिलीन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, बेंजीन, क्या लिख सकते हो, बेंजीन, और काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 1, ये 2 3 4 5 6, 1 पे क्या है, एमीन, तो 1 एमीन, 1 एमीन, ऐसे लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। तो क्लियर है बात, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ, ये रिंग है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक सेकंड, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ बेटा मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर जुड़ा है NH2 और यहाँ पर जुड़ा है CH3, ठीक है ना। तो बताओ इसका नाम क्या है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कितना सिंपल बोल रहे हो, ऑर्थो पर क्या जुड़ा है, मैथिल जुड़ा है, ऑर्थो पर क्या जुड़ा, मैथिल, और ये आपका एनिलीन है। तो बिल्कुल यार, ऑर्थो ऑर्थो मैथिल, ऑर्थो मैथिल एनिलीन, ऑर्थो मैथिल एनिलीन, क्लियर है बात। ऑर्थो पे क्या है, मैथिल है, और ये पूरा एनिलीन है, तो ऑर्थो मैथिल एनिलीन हो गया कि नहीं। लेकिन इसका IUPAC नामकरण करना है, IUPAC नामकरण करना है तो भाई काउंटिंग होगी, और काउंटिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो आपका 2 पर क्या जुड़ा है, मैथिल, तो क्या लिख देना, 2 मैथिल, 2 मैथिल, और ये एनिलीन है, तो ये 2 मैथिल एनिलीन, क्लियर है। अब मैं आपको टेंशन मतलब एक आध दो और करा रहा हूं, बस हो जाएगा, आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, और अब जैसे मान के चलो भाई इस टाइप का लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, यहाँ N जुड़ा है और N से क्या जुड़ा है भाई, CH3 जुड़े हैं, और ये CH3 आपके 2 जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं भाई, 2 जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अब इसका नाम करना है, इसका नामकरण करना है, इसका नाम बताना भाई, ठीक है। तो भाई बताओ, तो बताओ ये दोनों के दोनों मैथिल किससे जुड़े, N से जुड़े, कितने जुड़े मैथिल, 2 जुड़े, तो आपको N को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, तो N डाई मैथिल, N डाई मैथिल, N डाई मैथिल हो गया, N डाई मैथिल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। और N डाई मैथिल हो गया, और रिंग पर N है तो एनिलीन है, तो N डाई मैथिल एनिलीन। देखो N, रिंग पर N को क्या बोलते हैं, रिंग पर N को एनिलीन बोलते हैं। H तो बैलेंस करने लगा होता है, अब बैलेंस करने कौन आ गया, H आ गया, तो एनिलीन थोड़ी ना बदलेगा, वो तो होगा, लेकिन जो अलग से आया है उसका हमने नाम लिख दिया, है ना, नहीं लिखा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब IUPAC नाम करेंगे तो भैया ये तो किस पर जुड़े हैं भैया, IUPAC नाम भी भाई यही होगा, क्या दिक्कत है, IUPAC नाम और साधारण नाम सेम ही होगा, है ना, क्योंकि ये तो NN पे जुड़े हैं, तो N डाई मैथिल हो गया, और ये इसका नाम एनिलीन है, तो IUPAC नाम और साधारण नाम इसका सेम होगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होंगी, NN वाला जो फंडा है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चल, तो कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सा इसका नाम छापना, इसका IUPAC नाम क्या है, ठीक है, साधारण नाम भी छापना और IUPAC नाम भी छापना, ठीक है, NH2, और यहाँ पर क्या है मेरे डियर साथियों, BR, इसका IUPAC नाम और साधारण नाम छापना, है ना। तो इसका जितना भी इंट्रोडक्शन था एमीन का वो आपका खत्म हुआ, है ना। और अब हम पहुंचते हैं रिएक्शंस की, और इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम करके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, क्लियर भाई। चल,
मेरे डियर और प्यारे साथियों, अब हम पहुंच गए हैं एमीन बनाने की विधियों पर। मतलब अब हम जो है ना एमीन बनाने की विधियां जो है ना पढ़ने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले यार एमीन का जो है ना हम विरचन मतलब एमीन को बनाएंगे नाइट्रो यौगिकों से। अब मेरे डियर साथियों, नाइट्रो यौगिक आपका कोई सा भी हो, जरूरी नहीं है कि यही नाइट्रो यौगिक है, कोई अन्य भी हो यौगिक हो सकता है। तो नाइट्रो यौगिकों से अगर हमें क्या बनाना है मेरे डियर साथियों, हमें क्या बनाना है, एमीन बनाना है। तो हमें इन नाइट्रो यौगिकों को निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम या एथेनॉल या टिन और HCl इनमें से किसी के द्वारा भी आपको अपचयन करा देना है। अब देखो मैंने अलग अलग तरीके से तीनों को लिखा है, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि ये वाला आप इधर नहीं लिख सकते, ये वाला आप इधर नहीं लिख सकते। नहीं, हमने आप सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि इन तीनों चारों में से किसी के द्वारा भी अगर आप नाइट्रो यौगिक का अपचयन करा दोगे तो आपका एमीन बन जाएगा। क्लियर है? अगर आप अपचयन करा रहे हैं तो या तो इसके द्वारा करा देना या इसके द्वारा और या इसके द्वारा। मैंने अलग अलग एग्जांपल लेकर अलग अलग बताने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, चलो तो मेरे डियर साथियों यहाँ पर थोड़ी सी जगह चाहिए पड़ेगी, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे पास मान के चलो मेरे पास ये नाइट्रो यौगिक है ना, अगर मुझे इस नाइट्रो यौगिक का मुझे क्या कराना है, अपचयन, तो मैं इसके या फिर इसके द्वारा अपचयन करा के बना सकता हूँ। अब अपचयन कराना है तो अपचयन में तो भैया मुझे H देना पड़ेगा, तो ये रहा मेरा H। अब यहां ध्यान रखना, अगर हमें एमीन बनाना है तो एमीन के लिए हमें सिंगल बॉन्ड NH2 की जरूरत होती है। क्लियर? जरूरत किसकी जरूरत होती है? सिंगल बॉन्ड NH2 की। अब O की जरूरत तो होती नहीं है, होती है क्या? अब बोलोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं होती। तो O को तो मुझे बाहर करना पड़ेगा भाई, O को क्या करना पड़ेगा? बाहर। तो इसीलिए बेटा जब हम इसके द्वारा अपचयन कराएंगे तो H की जरूरत पड़ेगी 6 H की जरूरत पड़ेगी। तो 6 H में से बेटा 4 H, तो आपके 2 O के साथ 2H2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2H2। तो ये तो आपका 2H2 बन गया। ठीक है, अब 2H बचे तो 2H N के साथ जुड़कर एमीन बनाएंगे। तो ये आपका रहा R और ये सिंगल बॉन्ड आपका रहा एमीन, तो ये आपका एमीन बन जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, नाइट्रो यौगिकों से एमीन बनाने के लिए हमें ज्यादातर क्या कराना पड़ेगा? अपचयन। नाइट्रो यौगिकों से अगर एमीन बनाने को बोल दे तो आप डायरेक्ट क्या करा देना? उसका अपचयन। किसके द्वारा? इनमें से किसी के द्वारा भी करा देना। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ भाई। मैंने मान लो CH3 और मैंने NO2 लिया, इसका भी मुझे क्या कराना है भाई? अपचयन कराना है। क्या कराना है? अपचयन। ये अपचयन कितने H ले लिए? 6। तो 4 तो 2O को क्या कर देंगे भैया? 2H2 बना के बाहर कर देंगे। ठीक है, और 2H है वो यहां पर जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका CH3NH2। मैंने आपको एमीन का इंट्रोडक्शन पहले भी दे दिया है, पहले ही दे दिया है कि जिसके साथ NH2 है वो एमीन है, तो ये भी एमीन है, ये भी एमीन है। ये मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म ले ली। अब आप इनमें से आप कोई और दूसरा एमीन ले सकते हो। जैसे मान के चलो मैंने ये एमीन लिया, भाई कोई सा भी एमीन हो, एमीन आपका कोई सा भी हो, अगर नाइट्रो यौगिक का आपको क्या कराना भाई? नाइट्रो यौगिक का आपको क्या कराना है भाई? नाइट्रो यौगिक से एमीन बनाना है तो आप अपचयन करके ही बना सकते हो, इनमें से किसी के द्वारा भी। इसमें भी आपके 6H लिए जाएंगे। 4H 2 के साथ क्या बनाएंगे भाई? 2H2O बनाएंगे, 2H2 बनाएंगे और 2H यहाँ पर N के साथ जुड़कर क्या बना देंगे? एमीन। तो ये आपका ऐसे भी एमीन बन जाएगा, ऐसे भी क्या बन जाएगा मेरे डियर साथियों? एमीन बन जाएगा। तो आप किसी भी विधि से एमीन बना सकते हो, मतलब इनमें से किसी के द्वारा भी अपचयन करा के एमीन बना सकते हो। अगर आपको नाइट्रो यौगिक मिल गया और बोल दिया कि नाइट्रो यौगिक से एमीन बनाओ, तो आप इसी मेथड का यूज करोगे और एमीन बना दोगे। ठीक है ना? और इनमें से किसी से अपचयन आपको कराना है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारी भैया एल्किल हैलाइड से, मतलब हम एल्किल हैलाइड से अगर एमीन बनाना चाहें तो वो भी एल्किल हैलाइड से एमीन बन जाता है। लेकिन एल्किल हैलाइड से एमीन बनाने को हम क्या कहते हैं भैया? एल्किल हैलाइड से एमीन बनाने को हम अमीनो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अमीनो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं भैया? अमीनो अपघटन अभिक्रिया कह देते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अमोनिया का, इसका अमोनिया का एक एक हाइड्रोजन है ना, CX
CH बंध द्वारा विदलन हो जाता है, CH बंध द्वारा जो है ना बाहर निकल जाता है, मतलब इस हैलाइड समूह द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो ये पेपर में एक ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन बनता है, जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को CH बंध द्वारा विदलन होता है तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? क्या बोला जा रहा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब अमोनिया के प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का CH बंध द्वारा विदलन होता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ना, इसको अमीनो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विदलन का मतलब ये होता है कि इसमें जब अमोनिया की एल्किल हैलाइड में क्रिया कराई जाती है तो हैलाइड जो है ना एक एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ठीक है ना। तो भैया ये अभिक्रिया अमोनिया के साथ होती है, अमोनिया की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया होती है। ध्यान से सुनना पहले, तो ये अभिक्रिया अमोनिया की एल्किल हैलाइड के साथ होती है और यह अभिक्रिया हमेशा ध्यान रखना बंद नली में होती है, बंद नलिका में होती है। और ये बंद नली लगभग कॉपर का यूज करते हैं। कौन सी नली काय का ऊपर उपयोग करते हैं? कॉपर की करते हैं, है ना। और ये अभिक्रिया 373 केल्विन ताप पर होती है। तो जैसे ही बेटा ये अभिक्रिया होती है तो क्या होगा कि एक X दिख रहा है ना आपको, X, ये H को बाहर करके क्या बना देगा, HX बना देगा, ठीक है। और ये R जो है, इस R से क्या बन जाता है, NH2 जुड़ जाता है, NH2 जुड़ जाता है, जो आपका होगा प्राथमिक एमीन। कौन सा एमीन भाई? प्राथमिक एमीन। और ये अभिक्रिया बेटा जब तक चलती रहती है, जब तक कि पूर्ण रूप से हाइड्रोजन इसके जो है ना, जो अमोनिया है इसके पूर्ण रूप से हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल जाते, ठीक है ना। तो प्राथमिक एमीन बन गया और फिर से इसकी एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएगी, फिर से कराएंगे तो फिर से H जो है ना X के साथ क्या बना देगा, HX बना देगा। और भैया यहाँ क्या बचा, R, और ये बचा आपका NH। क्या बचा, NH। तो इससे एक R फिर से जुड़ जाएगा और फिर से इसकी जो अभिक्रिया है वो एल्किल हैलाइड से होगी, तो फिर से एक HX के साथ HX बना के बाहर हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखो, ये R और यहाँ क्या बचा भाई, N बचा, और ये क्या आ गया, R, और इससे जो R ये वाला बचा है, देखो R, ये तो ये लिख लिया, H तो H के साथ चला गया। अब ये R बचा, ये R भी इससे जुड़ जाता है, तो ये आपका हो जाता है द्वितीय एमीन और ये आपका बन जाता है भैया तृतीय एमीन। तो यहां से आपको 3 एमीन जाकर प्राप्त हो जाते हैं। और इसके बाद ये अभिक्रिया और आगे बढ़ती है, तो अगर ये फिर से एल्किल हैलाइड से अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाती है, फिर से इसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा दी जाती है, तो भैया अब हमें क्या होता है, चतुष्क एमीन प्राप्त होता है। कौन सा एमीन प्राप्त होता है बेटा, चतुष्क एमीन प्राप्त होता है। कैसे? तो देखो इधर, अब हमारे पास X को निकालने के लिए H तो है नहीं, तो H तो होता नहीं है, तो क्या होता है, अब बेटा ये जो R है इससे जुड़ेगा, तो जब ये R इससे जुड़ेगा तो N जो है, देखो यहाँ पर देखो 3 R तो पहले से ही जुड़े हैं, है ना, जुड़े हैं ना। अब ये R फिर इससे जुड़ेगा तो इसके साथ कितने R जुड़ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 4 R जुड़ जाएंगे। कितने R जुड़ जाएंगे, 4 R। और जब 4 R जुड़ते हैं तो N की तो वैलेंसी 3 ही होती है, लेकिन अब हमारा जो N है वो कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, कितनी कर रहा है, 4 कर रहा है। इसलिए हमें N पर क्या लगाना पड़ता है, प्लस। N पर क्या लगाना पड़ता है, प्लस हमें यहाँ लगाना चाहिए, बट यहाँ लगा दिए, ठीक है। और जो X है वो X माइनस के रूप में अलग रहता है, X माइनस के रूप में अलग रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो भैया। इस अभिक्रिया में, मतलब एमिनो अपघटन अभिक्रिया में, हम एल्किल हैलाइड की अमोनिया से अभिक्रिया करवाते हैं 373 केल्विन ताप पर बंद नलिका में, ठीक है। तो इससे हमें प्राथमिक द्वितीय तृतीय एमीन और आपका जो चतुष्क है, ये देखो 4 बार 4 R जुड़े ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चतुष्क अमोनियम लवण। इसको चतुष्क बोलना चाहिए, चतुष्क अमोनियम लवण। तो ये चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है, ठीक है। प्राथमिक द्वितीय तृतीय एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण हमें प्राप्त हो जाता है। कौन सी अभिक्रिया में, एमिनो अपघटन अभिक्रिया में। क्लियर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, इसकी थ्योरी। तो थ्योरी में क्या लिखोगे, इस अभिक्रिया में अमोनिया की एल्किल हैलाइड के साथ 373 केल्विन ताप पर बंद नलिका में अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे हमें प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय एमीन प्राप्त होता है एवं चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एमिनो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और भाई इस अभिक्रिया को आप उदाहरण लेके भी कर सकते हैं। जैसे हमने आल लिया,
यहाँ X लिया, तो आप R और X ना लो, आप देखो आप क्या ले सकते हो। देखो जैसे ये तो अमोनिया है, आप R और X ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप R और X लो। R की जगह भैया आप CH3 ले सकते हो, X की जगह भैया आप Cl ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और जहां जहां R है, जहां जहां R है वहां पर आप CH3 चलाना, और जहां जहां X है वहां पर आप Cl चलाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेम सेम रिएक्शन इसकी हो जाएगी, बन जाएगी, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, एमिनो अपघटन अभिक्रिया वाली। क्लियर है? चलो अब हम बढ़ाते हैं आगे। मेरे डियर साथियों, अगर हम नेक्स्ट विधि की बात करें, और हमारा नेक्स्ट क्या है, नाइट्राइल या साइनाइड यौगिकों के अपचयन से। मतलब यदि नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, साइनाइड, नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, साइनाइड। यदि साइनाइड यौगिकों का अपचयन करा दिया जाए तब भी हमें एमीन प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमें नाइट्राइल यौगिक का अपचयन इनके द्वारा कराना है। या तो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो है ना अभिकर्मक लिख दिए, अपचयन कराने वाले। आप इन सबको नहीं लिखना पेपर में, आप ना इन सबको याद रखना, या तो आप इसको याद रखना, या इसको याद रखना, या इसको याद रखना, या इसको याद रखना। मैंने यहाँ पर आपको एक नहीं बहुत सारे अभिकर्मक बता दिए, तो आप इसके द्वारा अपचयन करा सकते हो। आप ये लिखना पेपर में, या तो फिर ये लिखना, या तो फिर ये लिखना, या तो फिर ये लिखना। मैंने 4 अभिकर्मक लगा दिए, तो आपको नहीं लगाने 4, आपको तो कोई एक ही लगाना है ना। मैंने तो सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है, इनमें से अगर आप किसी के द्वारा भी इसका अपचयन करा दोगे, नाइट्राइल यौगिक का अपचयन करा दोगे, तो एमीन बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो भाई आपको कितने H लेने हैं, 4 H लेने हैं, 2 आपको C को देना है, 2 आपको N को देना, क्योंकि जब N अलग होगा तो N बैलेंस हो जाएगा, तो C को बैलेंस करने के लिए 2 H देने ही पड़ेंगे। तो ये आपका R रहा, ये आपका CH2 रहा, और ये आपका NH2 रहा। देखो NH2 आ गया, मतलब ये आपका एमीन है, और ये आपका प्राथमिक एमीन है। कौन सा एमीन है? प्राथमिक एमीन। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा भी समझा रहा हूं, आपको एग्जांपल ही बता रहा हूं। भाई R की जगह आप CH3 ले लो, यहां पर आप Cn ले लो, क्या ले लो आप? Cn ले लो, और यहां पर आप H, और यहां पर कितने H ले लो आप? 4 H ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 4 ले लो। तो 2 आप C को देना, 2 आप N को देना। तो यहां से आपका इनमें से किसी एक के द्वारा आप क्या करा देना, अपचयन करा देना, किसी एक के द्वारा। जरूरी नहीं इन सबको लिखो, आप किसी एक को, जैसे मैंने एक लिखा, आप कोई एक लिख सकते। तो अपचयन कराओगे तो भैया ये सबसे पहले आपका CH3 है, 2 H इसको दिए तो ये आपका CH2, 2 इसको दिए तो ये आपका रहा NH2। देखो एमीन बन गया, और ये एथिल है और ये एमीन है, तो ये आपका एथिल एमीन, मतलब आपका प्राथमिक जो है ना, एथिल एमीन मतलब ये आपका प्राथमिक एमीन जो है ना प्राप्त हो गया है, बन गया है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब आपको कोई भी नाइट्राइल, अब आज के बाद आपको कोई भी नाइट्राइल यौगिक हो जाए, कोई भी साइनाइड यौगिक मिल जाए, आपको उसका एमीन बनाना है, बिल्कुल आप फाइनली बना दोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे उम्मीद है कि नहीं होगी। ठीक है ना। तो नाइट्राइल यौगिक से हमने सीख लिया, नाइट्राइल यौगिक से हमने क्या बनाना सीख लिया, एमीन बनाना सीख लिया। अब हम भैया आपको एमाइड यौगिक से एमीन बनाना सिखाते हैं। कौन से यौगिक से भाई? एमाइड यौगिक से एमीन बनाना सिखाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी 4th मेथड है ना, और इसका नाम क्या है? एमाइड। एमाइड मतलब एमाइड वाला यौगिक लेना, एमाइड यौगिकों के अपचयन से, एमाइड यौगिकों के अपचयन से, एमाइड यौगिकों के अपचयन से। अगर आपको एमाइड यौगिक के अपचयन से एमीन बनाना है तो भी आपका आसान है, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो आपको कोई एमाइड यौगिक लेना पड़ेगा, जैसे मान के चलो एमाइड क्या होता है भैया, जिसमें CO हो, जिसमें क्या हो? CO हो और NH2 हो, जिसमें CO हो और क्या हो? NH2 हो। मतलब CO के साथ NH2 अगर है तो वो आपका एमाइड होगा, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना इतना पार्ट, ये आपका एमाइड कहलाता है, ये वाला एमाइड कहलाता है। ठीक है ना। तो इसमें आपने एल्केन लिया, इसमें आप क्या ले सकते हो? C6H5 भी ले सकते हो, C6H5 भी ले सकते हो, ये भी आपका एमाइड होगा, है ना। तो अगर आपको एमाइड से एमीन बनाना है तो एमाइड से एमीन बनाने के लिए भी
आपको अपचयन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अपचयन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी आप अपचयन करा के क्या बना सकते हो? एमीन बना सकते हो। देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो एमीन बना हुआ ही है, बना दिख रहा ही है, बनाया है, दिख रहा है आपको, NH2 भी है, कुछ दिक्कत नहीं। बट हमें यहाँ थोड़ा सुधार करना है, हमारा एमीन बन जाएगा। तो हमें यहाँ क्या सुधार करना है? तो हमें यहाँ पर भाई सुधार क्या करना है? O को बाहर करना है और O की जगह हमें H ले आना है, बैलेंस हो जाएगा। O की जगह हमें क्या ले आना है? H ले आना है। एमीन हमारा बना है। तो हम कितने H लेंगे भैया? 4 लेंगे। तो 4 क्यों लेंगे? तो 4 इसलिए लेंगे भाई कि 4 में से 2 H, तो O को साथ क्या बनाएंगे भाई? H2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2। ठीक है, और 2H H2 बना ली और 2H यहाँ बैलेंस हो जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना भाई, इसका अपचयन हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा करा, ठीक है ना। तो 2H ने तो O के साथ H2 बना लिया। अब हमारे पास क्या बचा? तो देखो सबसे पहले क्या है भाई? CH3 है, और 2H यहाँ आके जुड़ गए तो ये बन गया आपका CH2, और ये आपका NH2 पहले से ही है, हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब हमारा NH2 आ गया, इसमें एमीन बन गया। यहाँ पर बस यही सुधार करना था, ठीक है। यहाँ भी आप कितने H लोगे? 4 लोगे, और इसका भी भैया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा आप अपचयन करा दोगे। तो इसमें भी क्या होगा भैया? 2H O के साथ H2 बना लेंगे और 2H यहाँ जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये आपका C6H5 और ये आपका CH2 और ये आपका NH2, और ये आपका कौन सा एमीन बन गया भैया? तो ये आपका बेंजिल एमीन बन गया, बेंजिल एमीन। ये भैया एनिलीन नहीं बना। क्या नहीं बना? एनिलीन नहीं बना। अगर एनिलीन बनता तो NH2 डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा होता, डायरेक्ट अगर इसके साथ जुड़ा होता तो वो एनिलीन होता, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा, पहले CH2 जुड़ा फिर NH2 जुड़ा। तो भैया ये इसमें जो समूह है वो आपका sp3 संकरण के साथ जुड़ा है, इसलिए ये बेंजेल या बेंजाइल एमीन है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट देखो आपका एथिल एमीन बना, ये एथिल है और ये क्या है? एमीन। क्लियर है? तो आप एमाइड यौगिक से भी क्या बना सकते हो? एमीन। एमाइड यौगिक से भी क्या बना सकते हो? एमीन। बस उसका अपन को कराना क्या है? अपचयन ही कराना है ना। तो अपचयन कराने वाले भाई ये 2-4 एजेंट होते हैं। अपचयन कराने वाले भाई ये 2-4 ही एजेंट होते हैं। अगर इनको ही याद रख लोगे तो फिर तो आपका बनाना आसान हो जाएगा, फिर तो आप एमीन आराम से बना सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम देखा है अभी तक हमने जितनी रिएक्शन की है इन सब में हमने क्या किया? अपचयन करा के ही तो एमीन बनाया है। सारे में अपचयन कराया और एमीन बनाया, और अपचयन इन लोग से ही कराया, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें आप समझ में आ गई होंगी। अब कुछ नेमिंग रिएक्शन इसकी आ गई हैं, उन नेमिंग रिएक्शन को हम कराते हैं, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर भाई? चलो बढ़ते हैं आगे। और भाई एक और बात, वीडियो को जो है ना अच्छा लग रहा है ना, तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक करो। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया जरूर से यार लाइक करो। आप लाइक करना भूल जाते हो और कुछ काम नहीं भूलते हो, है ना। तो वीडियो को लाइक करो, और जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर भी करो, लाइक भी करो, वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है ना। चलो ये साथियों, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। जी हाँ, हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण जो अभिक्रिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हमें ध्यान रखना है क्या होता है, कैसे बनता है, क्या कैसे कौन क्रिया करता है, क्या बनता है, इन सारी बातों को अच्छे से हम ध्यान समझेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। देखो ध्यान से भैया, हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? एमाइड, देखो लिखा है इस अभिक्रिया में एमाइड की NaOH और Bi2, NaOH और क्या Bi2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, है ना। एमाइड, अब मैंने आपको एमाइड पहले ही बता के रखा है, एमाइड मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि भैया जिसमें CO और NH2 होता है वो एमाइड होता है। मतलब जिसमें ये इतना ये होता है वो एमाइड होता है, तो ये एमाइड है, ठीक है ना। तो एमाइड की NaOH और Bi2, NaOH ये रहा आपका NaOH और ये आपका रहा Bi2, क्या रहा? Bi2। और चाहे तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आपका Bi2 आप आगे लिख सकते हो और NaOH आप पीछे लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। चलो Bi2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे एल्किल या एरिल समूह का स्थानांतरण, जो मतलब इसमें एल्किल, देखो यहाँ पर एल्किल लगा है और भैया एरिल भी हो सकता है ना। अगर आप C6H5 वाला समूह लोगे तो फिर आपका ये एरिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एरिल हो जाएगा। ये भी तो एमाइड है ना। बस अंतर सिर्फ इतना है कि भैया ये आपका एसिटामाइड है, ये आपका क्या है? एसिटामाइड है, ठीक है। ये आपका एसिटामाइड है और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा भैया बेंजामाइड,
क्या हो जाएगा भैया, बेंजामाइन। ठीक है ना। चलो, तो क्या होता है जिसमें एल्किल या एरिल समूह का स्थानांतरण एमाइड से, मतलब जो एमाइड है इससे कहां की ओर हो जाता है, एमीन की ओर हो जाता है। किसकी ओर होता है, एमीन की ओर। तो जब एमाइड से एमीन बनता है, तो एमाइड से एमीन बनता है, फलस्वरूप जो हमें एमीन प्राप्त हुआ उसमें एक कार्बन कम प्राप्त होता है, एक कार्बन कम प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, हार्मैन ब्रोमाइड निम्नीकरण। निम्नीकरण क्यों आया, यहाँ निम्नीकरण शब्द क्यों आया, क्योंकि हमें एक कार्बन कम प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो जैसे मान के चलो यहाँ से एमीन हमें प्राप्त करना है, तो इसमें आपका जो CO है वो हट जाएगा और यहाँ से हमें ये वाला एमीन प्राप्त हो जाएगा। CO को हटा दो, क्या हुआ, CH3NH2 ये वाला प्राप्त होगा। अब देखो एक कार्बन कम हो गया ना, यहाँ देखो कितने कार्बन थे, 1 2 थे और यहाँ कितने प्राप्त हुए, एक ही प्राप्त हुआ है ना। तो ऐसे एक कार्बन कम वाला हमें क्या पड़ता है, एमीन प्राप्त होता है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है हार्मैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अभी इसको नहीं बना रहा हूँ, मैं ध्यान समझाऊंगा, पहले एक बार और सुन लो। तो इस अभिक्रिया में बेटा एमाइड की NaOH और Br2 के साथ अभिक्रिया कराना है, जिससे एल्किल या एरिल समूह का स्थानांतरण एमाइड से किसमें हो जाता है, एमीन की ओर हो जाता है। फलस्वरूप एमीन में एक कार्बन कम प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को ही हम कहते हैं हार्मैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ध्यान समझो, इसमें बेटा क्या होगा, जब हम इसके और इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हम इसमें क्या होंगे, करेंगे बेटा, इसके जो NaOH है इसके 4 अणु लेंगे। तो देखो मैं 4 अणु समझाने के लिए यहाँ देखो, यहाँ भी 4 लगा सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं ऐसे 4 लगा रहा हूँ। NaOH 1 2 हो गए, NaOH 3 और NaOH 4, ऐसे 4 NaOH लेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो 2 Br हैं, ये 2 के 2 Br 2 Na के साथ आपका क्या बना लेंगे भैया, 2 NaBr बना लेंगे। क्या बना लेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ी जगह कम होने के कारण यहाँ लिखता हूँ, 2 NaBr बना लिया। ठीक है ना। अब यहाँ देखो ध्यान से, आपको कितने H दिख रहा है, यहाँ 4 H। तो ये जो 4 H दिख रहा है बेटा, ये 4 H इन 2 O के साथ क्या बना देंगे, 2H2 बना देंगे। तो भैया मैंने यहाँ पर लिख दिया 2H2 लिख दिया, ये 2H2 लिख दिया, H2 चला गया, NaBr चला गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है एमाइड, एमीन की ओर चला जाता है। तो इसमें जो आपका एमाइड का जो CO है वो CO बाहर निकलता है। तो जब CO बाहर निकलेगा तो बेटा क्या होगा, ये CO इन 2 O के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, CO3 बन जाएगा। देखो यहाँ से तो CO ही आ रहा है, जब ये 2 मिलेंगे साथ, इसके साथ O, तो CO3 बन जाएगा। और ये CO3 जो Na दिख रहे हैं आपको 2, इन दोनों के साथ मिलकर क्या बना लेगा भैया, Na2CO3। क्लियर है बात, क्लियर है कि नहीं, फिर से सुनो एक बार, मैं इनको फिर से सबको हटा दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लो, ध्यान सुनो मेरी बात। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा भैया, 2 Na दोनों Br के साथ क्या बना रहे हैं भैया, 2 NaBr बना रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक है। आगे क्या होगा, ये जो 4 H दिख रहे हैं 2 O के साथ क्या बना रहे हैं भैया, तो ये बना रहे हैं भैया आपके 2H2 बना रहे हैं। कितने H2O, 2H2। ठीक है। अब यहाँ से CO तो बाहर निकलेगा, और जब CO बाहर निकलेगा तो ये CO इन 2 O के साथ मिलकर क्या बनाएगा, तो ये मिलकर बनाएगा भैया, देखो ये जो CO है इन 2 O के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, CO3, और ये 2 Na भी है तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 और NH2 ही तो बचा भाई, और तो सब बाहर निकल गए कि नहीं। तो हमारे पास केवल और केवल बचा CH3NH2 जो आपका होगा प्राथमिक एमीन। कौन सा एमीन भैया, प्राथमिक एमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको 100% ये बात समझ में आ गई होगी। और ये रिएक्शन, और ऐसी की ऐसी रिएक्शन आपको इसमें करना है। ये भी आपको Br2 लेना है और इसमें भी आपको NaOH ही लेना है, और NaOH कितने लेना है, 4 ही लेना है। जैसे हमने इसमें 4 NaOH लिए, ऐसे ही हम इसमें भी 4 NaOH लेंगे। 4 के 4 NaOH ले लेंगे और रिएक्शन की रिएक्शन आपकी बन जाएगी बिल्कुल सेम। अकेला क्या चेंज होगा, यहाँ पर CH3 चल रहा है सब में, और यहाँ पर क्या जाएगा, C6H5 चलेगा। पूरी की पूरी सेम रिएक्शन हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। और देखो एक कम कार्बन वाला प्राप्त हुआ, तो ये आप समझ गए होगे। हर बात मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ गए होगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना भाई। चलो तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, और अगली रिएक्शन पे हम बात करते हैं।
चलो तो मेरे डियर साथियों, हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे जो है ना बात करते हैं। ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, ठीक है ना, जिसका नाम है यार भाई ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया। जी हाँ, ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया। देखो नाम तो हमें ऐसे लग रहा होगा बहुत ही कठिन अभिक्रिया होगी, लेकिन नहीं भाई, बहुत कठिन अभिक्रिया नहीं है, बहुत सरल अभिक्रिया है, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं भाई, ये जो ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया है, इससे हम प्राथमिक एमीन ही बनाते हैं। कौन सा एमीन भाई? प्राथमिक एमीन बनाते हैं। कौन सा एमीन? प्राथमिक एमीन इससे अभिक्रिया से बनेगा, ठीक है। इसमें करते क्या है, पहले वो सारा कुछ हम देख लेते हैं, इसके बाद है ना हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं भैया, थैलीमाइड। अब जो थैलीमाइड दिख रहा है, तो देखो ये थैलीमाइड का फॉर्मूला है। फॉर्मूला थोड़ा देखने में अजीब लग रहा होगा, है ना, बट रिएक्शन बहुत आसान है ना। बस थैलीमाइड का फॉर्मूला याद रखना है, देख लो आप, ये थैलीमाइड है, ठीक है ना। इस थैलीमाइड की एल्कोहलीय क्यूएच, क्यूएच तो लेना है, लेकिन आपका कौन सा एल होना लेना है, क्यूएच एल्कोहलीय, मतलब एल्कोहल में घुला होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे आपको पोटेशियम थैलीमाइड, मतलब जब हम इसकी क्यूएच से रिएक्शन कराएंगे, किससे भाई, KOH से, ठीक है। तो ये रहा आपका KOH, एक सेकेंड, ये रहा आपका KOH। तो जैसे ही हम इसकी KOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बेटा, जो H है इस OH के साथ, इस OH के साथ क्या बना देगा, H2O बना देगा। बिल्कुल सिंपल है ना। ये वाला H इस OH के साथ क्या बना देगा भाई, H2O बना देगा। और जैसे ही H2O बनाएगा तो ये जो आपका K है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, और जब यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो ये हमारा यौगिक क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो, ठीक है। तो ये तो आपकी रिंग रही, ठीक है। यहाँ पर क्या है, CO, यहाँ पर क्या है, CO, और यहाँ पर क्या बचा, N बचा, और N से आके कौन जुड़ गया, K जुड़ गया। तो देखो ये तो आपका थैलीमाइड है, अब K जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो गया भैया, पोटेशियम थैलीमाइड। ये पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये जो पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त हुआ है, इसकी हम एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे भाई, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से, ठीक है ना। तो अब एल्किल हैलाइड लेंगे हम, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड में आप कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो, ठीक है ना, कोई सा भी एल्किल हैलाइड आप ले सकते हो। जैसे आपका मेथिल क्लोराइड ले लिया, ये भी तो एल्किल हैलाइड है, या फिर R सिंगल बॉन्ड Cl ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसकी साथ क्रिया कराएंगे तो देखो K पर क्या होता है प्लस, और Cl पर क्या होता है माइनस। तो यहाँ बाहर कौन हो जाएगा, K और Cl। K किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, तो KCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। और जो CH3 है वो K की जगह आके जुड़ जाएगा। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहां से हमें प्राप्त होगा भैया, देख लो आप ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है, CO है, यहाँ पर क्या है, CO है ना। यहां से N बचा और चला कौन गया, K चला गया, ठीक है। K की जगह कौन जुड़ जाएगा, CH3, ठीक है ना। अब देखो CH3 N से जुड़ा है, किससे जुड़ा, N से, तो ये हमने लिख दिया N, और ये N से जुड़ा क्या है, CH3, और CH3 का नाम क्या होता है, एल्किल होता है। क्या होता है, एल्किल, या फिर आप मैथिल लिख सकते हो, ठीक है। तो N एल्किल या फिर मैथिल लिख देना, और ये क्या है, पूरा थैलीमाइड, ठीक है, थैलीमाइड, थैलीमाइड, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, N एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है। जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे N एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होगा, ठीक है। और फिर प्राप्त यौगिक का मतलब इसका आपको क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। क्या कराना है भाई, जल अपघटन कराना है। तो ये हमने लिख दिया जल, और ये लिख दिया अपघटन। और देखो जल अपघटन तो किससे कराया जाता है भाई, जल से कराया जाता है। किससे कराया जाता है, जल से कराया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें हम जल के 2 अणु लेंगे भाई। कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे, है ना। अब 2 अणु को कैसे लगाएंगे, क्या कराएंगे, तो देखो अब ध्यान समझना, यहाँ पर 2 अणु लेंगे तो एक अणु को हम लगाएंगे यहाँ। और आपको पता है जल के साथ जो जल होता है, जल में H और OH होता है ना, ठीक है। तो OH हम दे देंगे इसको, है ना, तो और H हम दे देंगे इसको। तो एक जल का अणु चला गया, और दूसरा जल का अणु हम लगाएंगे यहाँ। तो OH दे देंगे हम इसको, और H दे देंगे हम इसको। तो अब यहाँ पर देखो, ये देखो ये क्या है हमारे पास, CH3 है। क्या है भाई, CH3, और ये N, और देखो 2 H जब मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो देखो CH3NH2 बन गया, और CH3NH2 बन गया, मतलब ये हमारा
प्राथमिक एमीन है और हमें इस अभिक्रिया से प्राथमिक एमीन ही बनाना होता है। तो ये देखो आपका प्राथमिक एमीन बन गया, बना कि नहीं बना। अब ये हमारा प्राथमिक एमीन बन चुका है। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या है, देखो यहाँ जगह ना होने के कारण मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बची हमारे पास, रिंग बची, तो ये मैंने लिख दी रिंग। ये मैंने क्या लिख दी भाई, रिंग लिख दी। अब यहाँ पर क्या बन गया, COOH, तो मैंने लिख दिया ये COOH। और यहाँ भी क्या, COOH। देखो ये भी COOH बना, देखो ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH, है ना, बना कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से एक एक स्टेप एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई, ये बात बहुत अच्छे से ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो अभी जो है ना मेरे डियर साथियों, हम क्या बना रहे थे, अभी हम एमीन बना रहे थे, एमीन का विरचन कर रहे थे। तो ये एमीन बनाने की जो है ना सारी विधियां होती हैं फिनिश, एमीन बनाने की सारी विधियां होती हैं फिनिश। और अब हम बढ़ेंगे अगली रिएक्शंस की ओर, मतलब अब हम जो है ना एमीन के कुछ भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुणों पे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसको। तो डियर साथियों, अब हम एमीन के कुछ भौतिक गुणों पर बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान से इनको समझना है और यहाँ पर देखना है। देखो भाई, पहला लिखा है निम्नतर एमीन मत्स्य गंध वाली, मतलब ध्यान रखना है एमीन में जो गंध आती है वो मत्स्य गंध होती है, मतलब मछली के समान गंध होती है। ध्यान रखना, एमीन आपका कोई सा भी हो, है ना, चाहे आपका प्राथमिक हो, है ना, चाहे कम कार्बन वाला हो चाहे ज्यादा कार्बन वाला हो, इनमें मत्स्य गंध आती है, मतलब मछली के समान गंध इनमें आती है ना। तो निम्नतर एमीन मत्स्य गंध वाली क्या होती है, गैसें होती है। लेकिन ध्यान रखना है जो कम कार्बन वाले एमीन है वो गैसों के रूप में होते हैं। कम कार्बन वाले एमीन जो है वो गैसों के रूप में होते हैं। लेकिन 3 अथवा अधिक कार्बन वाले एमीन द्रव होते हैं, मतलब ऐसे एमीन जिनमें 3 कार्बन होता है या उससे ज्यादा कार्बन होता है ना, वो क्या होते हैं एमीन। और भी ज्यादा कार्बन वाले एमीन जो है ना वो ठोस होते हैं, है ना। मतलब ये तो आपको कंफर्म हो गया कि एमीन भैया द्रव भी है, ठोस भी है और गैस भी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है निम्नतर कम कार्बन वाले, जैसे 1 कार्बन हुआ, 2 कार्बन तक का जो एमीन है वो आपका गैस रहेगा। उससे ज्यादा जैसे 3 है, 4 है, 5 है ना, तो वो ठोस रहेगा। फिर 6 से आपका क्या लग जाए, सॉरी 3, 4, 5 वाले कैसे रहेंगे, द्रव रहेंगे। और जैसे ही 6 कार्बन पे आएंगे और 6 से ज्यादा जाएंगे तो वो ठोस एमीन में बदल जाएंगे। क्लियर है, चलो, है ना। अगला है पॉइंट एरिल एमीन रंगहीन। एरिल एमीन मतलब एनिलीन। एरिल एमीन का मतलब क्या होता है, एनिलीन होता है ना। तो एनिलीन रंगहीन होते हैं, मतलब कोई रंग नहीं होता, है ना। परंतु जैसे ही इनका भंडारण किया जाता है, मतलब इनको स्टोर किया जाता है, तो इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। मतलब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और कैसे हो जाते हैं भैया, रंगीन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। और जैसे ये रंगीन होंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इनका भंडारण होगा तो ये रंगीन हो जाएंगे। क्लियर है, चलो अगली बात, निम्नतर एमीन जल में विलय होते हैं। निम्नतर एमीन जो है ना वो जल में विलय होते हैं, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। निम्नतर एमीन की बात कर रहे हैं, है ना, निम्नतर एमीन की बात कर रहे हैं। जैसे मान के चलो R हुआ, है ना, N हुआ, ठीक है, ये RN और इससे 2 H लगा दिए हमने। कितने H लगा दिए, 2 H। ये आपका कौन सा एमीन है भैया, तो आप बोलोगे सर ये प्राथमिक एमीन है। तो ये एमीन जो है ना वो जल में विलय है ना। क्यों, क्योंकि इनके मध्य जो है ना हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखो ये एमीन लिख दिया, अब मैं यहाँ पर दूसरा एमीन लिखूं, इसको यहाँ लिखता हूँ, इस R को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान सुनना, ये भी मैंने R लिख दिया, ये लिख दिया हमने H और ये हमने लिख दिया H। देखो हमने ये प्राथमिक एमीन के 2 अणु लिख दिए, है ना। इसमें देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंध बन रहा है, N और H के बीच कौन सा बंध बन रहा है, हाइड्रोजन बंध बन रहा है। तो इस हाइड्रोजन बंध के कारण ये एमीन क्या है, जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। और ये हाइड्रोजन बंध द्वितीय एमीन में भी बन जाएगा। देखो ऐसे बनेगा, ठीक है, ध्यान समझना। ये N है, ये क्या है, R है, और ये क्या है, R, ठीक है। और ये आपका द्वितीय एमीन है ना। और जैसे ही मैंने इसका दूसरा अणु लिख दिया, ये लिखा R, ये लिखा R और ये मैंने लिख दिया H, ये भी द्वितीय एमीन है। तो इसके बीच भी देखो हाइड्रोजन बंध बन रहा है कि नहीं। अब हाइड्रोजन बंध बन रहा है, मतलब ये जल में क्या होंगे, विलय होंगे, मतलब ये जल में क्या होंगे, विलय होंगे। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा,
एमीन का जो है ना क्रम बढ़ेगा, मतलब निम्नतर से उच्चतर की ओर जब जाएंगे, जैसे जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर तृतीय एमीन लिखता हूँ, तृतीय एमीन है ना, ये तृतीय एमीन लिख दिया मैंने, ठीक है ना, और एक मैंने और ये तृतीय एमीन लिख दिया, ये आपका मैंने तृतीय एमीन लिख दिया। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बन रहा है क्या? नहीं, तो ये एमीन जो है ना जल में फिर विलय नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, यही इसलिए ये बात लिखी है कि निम्नतर एमीन जल में विलय होंगे, मतलब कम कार्बन वाले एमीन तो जल में विलय होंगे, लेकिन जैसे जैसे जो बढ़ेंगे एमीन, कार्बन की संख्या बढ़ेगी एमीन में, तो वो जल में विलय नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 2-3 पॉइंट आपको भौतिक गुण के है ना अच्छे से याद रखना है। एमीन जल में ही विलय होती है, बट कौन से? निम्नतर। एमीन की गंध मत्स्य होती है, ठीक है। अब एमीन में एनिलीन होता है, वो रंगहीन होता है ना, लेकिन जब इनका भंडारण किया जाता है तो इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, और जैसे ही ऑक्सीकरण हो जाता है तो ये रंगीन हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये इनके भौतिक गुण आप याद रखना, ठीक है। अब हम रासायनिक गुण की ओर बात कर रहे हैं, और रासायनिक गुण में इनका हम रासायनिक अभिक्रिया भी सीखेंगे। तो मेरे डियर साथियों, हम रासायनिक गुणों में है ना रिएक्शन देखेंगे एसिलन। क्या देखेंगे? एसिलन, जिसको एसिडीकरण भी बोलते हैं। तो देखो बेटा, एसिलन या एसिडीकरण एरिल और एलिफेटिक दोनों एमीन का होता है। एरिल एमीन का भी एसिडीकरण होता है, और जो है ना एलिफेटिक एमीन का भी क्या होता है? एसिडीकरण होता है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझना, मेरे पास मेरे डियर साथियों यहाँ पर है C2H5NH2, ये आपका पास है ना एथिल एमीन है, एलिफेटिक एमीन है, ठीक है, एथिल एमीन, ठीक है ना। अब एसिलन मतलब एसिडीकरण, और एसिडीकरण में मतलब हम किससे क्रिया कराते हैं भैया? CH3COCl से, एसिटिल क्लोराइड से, वो लोग कराते हैं ना। एसिलन मतलब एसिडीकरण में हम किससे क्रिया कराते हैं? एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, और ये हमारे पास क्या है? एसिटिल क्लोराइड। तो मेरे डियर साथियों, अगर हम इसकी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराएं, मतलब CH3CO और Cl से क्रिया कराएं, तो बहुत सिंपल है रिएक्शन, बहुत सिंपल है रिएक्शन। लेकिन बस थोड़ा सा याद रखना है कि ये रिएक्शन क्षार की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है भैया? क्षार की उपस्थिति में। एसिलन या एसिडीकरण जो होता है एमीन का, है ना, वो क्षार की उपस्थिति में होता है। तो जैसे ये क्षार की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराएंगे, तो बेटा ये जो H दिख रहा है, ये H इस Cl के साथ क्या बना देता है? HCl बना देता है। HCl बना दिया। अब HCl तो सर हमारा बन गया, HCl तो सर हमारा बन गया। अब हमारे पास क्या बचा मेरे डियर साथियों? अब हमारे पास क्या बचा है? तो जो बचा है उसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दो। तो देखो यहाँ क्या बचा है? तो यहाँ बचा है सर C2H5, और ये हमारे पास NH बचा है। देखो C2H5 NH ही बचा, एक H पे चला गया, और इधर क्या बचा है भैया? CO और CH3। तो यहाँ जो CO और जो CH3 बचा है उसको आप एडजस्ट करके लिख दो। क्या दिक्कत है? उसको आप एडजस्ट करके लिख दो। कोई परेशानी है क्या? अब बोलोगे सर इतनी सी परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे भैया? इसका नाम लिखेंगे। तो देखो ये आपका जो एथिल है, ये जो आपका एथिल है एन से जुड़ा, तो आप क्या लिख सकते हो? एन एथिल। और ये पूरा का पूरा क्या होता है भैया? ये पूरा का पूरा एन से, देखो एथिल जुड़ा तो एन तो एथिल लिख दिया, और ये पूरा का पूरा क्या होता है? एसिटामाइड। तो लिख दो आप एसिटामाइड। ध्यान रखना, इतना होता है आपका एसिटामाइड, और ये आपका एथिल से जुड़ा, तो इसका नाम क्या हो गया? एन एथिल एसिटामाइड। तो देखो एलिफेटिक एमीन का तो एसिडीकरण ऐसे होगा। अब हम आपको एरोमेटिक जो एमीन है उसका एसिडीकरण करके बता रहे हैं, या फिर हम इसके दो अणु भी ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम इसके दो अणु लेके चले, देखो C2H5, यहाँ पर मैंने N लिया, H लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया C2H5। और अगर कोई बोले कि भाई इसका एसिडीकरण कराओ, तो भी क्या दिक्कत है भाई? तो भी कोई दिक्कत नहीं है। CH3COCl, तो एक Cl के साथ क्या हो जाएगा? बाहर। हमें क्षार की उपस्थिति में ही कराना है ना। तो ये HCl तो हो जाएगा भैया अपना बाहर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? इधर बचा, देखो C2H5 बचा, यहाँ क्या है? N है, और नीचे क्या है? C2H5। तो ये लिखा हमने C2H5।
है ना। अब यहाँ क्या है COCH3, तो भैया CO और CH3 जो है उसको आप जोड़ के लिख दो, क्या परेशानी हो रही है, नहीं है। अब देखो यहाँ दो एथिल है, एक इससे ये भी N से जुड़ा, ये भी N से जुड़ा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा N, N को 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 एल्किल समूह N से जुड़े, N, तो यहाँ डाई एथिल, ये डाई एथिल, देखो N डाई एथिल लिख दिया, और ये क्या है एसिटामाइड, तो ये लिख दो आप एसिटामाइड, ये लिख दो आप एसिटामाइड, क्या प्रॉब्लम है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से आपको तृतीय एमीन भी मिल जाता तो भी हम ये रिएक्शन बना देते, तो भी हमें कोई परेशानी और कोई दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ता क्या, नहीं सर, कोई दिक्कत का हमें सामना इसमें भी नहीं करना पड़ता। क्लियर है, चलो आगे बढ़ाते हैं इन रिएक्शंस को। क्या मेरे डियर साथियों, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। ये पेपर में जो है ना ABCD के फॉर्म में पूछी जाती है, और मैं बताऊंगा ABCD के फॉर्म में ये रिएक्शन कैसे पूछी जाती है उसको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो नाइट्रस अम्ल मतलब HNO2, नाइट्रस अम्ल क्या होता है HNO2 से क्रिया। तो भैया जो नाइट्रस अम्ल है ना, वो एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों से अलग अलग टाइप से रिएक्शन करता है। एलिफेटिक एमीन से अलग रिएक्शन करता है, एरोमेटिक एमीन से अलग रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं दिया साथियों एलिफेटिक एमीन के साथ रिएक्शन बताता हूं आपको, ठीक है ना। चलो मेरे पास भैया ये एलिफेटिक एमीन है R सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है ना। तो भैया सबसे पहले अगर हम इस जो एलिफेटिक एमीन है, क्या है भैया ये एलिफेटिक एमीन है, अगर मैं इस एलिफेटिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराऊं, किससे क्रिया कराऊं भैया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराऊं, तो सबसे पहले तो मेरे डियर साथियों ये सुन लो कि इसमें जो नाइट्रस अम्ल है वो हमें ताजा चाहिए, ताजा मतलब तुरंत का बना हुआ चाहिए, ठीक है। अब सर तुरंत का कैसे बना लेंगे, तो मेरे डियर साथियों तुरंत भी आपको बनाना आसान है। कैसे बनाना है सर, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा NaNO2, ये दिख रहा है सोडियम नाइट्राइड, इसमें आपको HCl को मिलाना है। किसको मिलाना है सर, HCl को मिलाना है, ठीक है सर, मिला लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही भैया NaNO2 में आप HCl को मिलाओगे, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ NaNO2 में आपको HCl को मिलाना है, जैसे ही आप इसमें इसको मिलाओगे तो ये आपका जो H है N की जगह आ जाएगा और M है वो H की जगह आ जाएगा, तो यहां से आपको देखो HNO2 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये तो सही बात है ना, प्राप्त हो जाएगा। तो आपको एक तुरंत बनाना है, इसलिए एरो के ऊपर आप NaNO2 प्लस HCl लिख देना, एरो के ऊपर NaNO2 प्लस HCl लिख देना। ये क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमें तुरंत का बनाना है, तो ये तुरंत बन जाएगा इससे। तो अगर एरो पर N ये लिखा हुआ मतलब तुरंत का बना हुआ HNO2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एमीन होगा इसकी तुरंत के बने हुए HNO2 से क्रिया कराएंगे, और थोड़ा सा भाई इसमें हम HCl भी डालेंगे, जो HCl है ना वो थोड़ा सा हम ये भी डालेंगे। क्लियर है। तो जब हम बेटा ये इसकी इससे रिएक्शन कराएंगे तो होगा बेटा ये कि देखो एक H दिख रहा है, एक H ये दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 H हो गए और 2 H आपको ये दिख रहे हैं, तो 1 2 और 2 4, ये 4 H 2 O के साथ तुरंत में क्या बना लेंगे भैया 2H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे 2H2O बना लेंगे। अब बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये तो तुरंत बन जाएगा, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये तो तुरंत बन गया। बिल्कुल मेरे भाई ये तुरंत ही बनेगा। क्लियर है, ठीक है, तुरंत बन जाएगा H2O, तुरंत H2O बन जाएगा। अब बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, तो आगे क्या बचा भैया R बचा, तो ये मैंने लिख दिया R। फिर क्या बचा N और एक N ये बता, तो ये कितने N हो गए 2, तो ये 2 N हो गए, तो मैंने N2 लिख दिया। और यहाँ पर एक Cl बचा, बिल्कुल सर ये बचा, तो इसको भाई मैं ऐसे ना लिखूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ RN2Cl, RN2Cl, ठीक है। ये आपका एजोनियम लवण बन गया। क्या बन गया भैया एजोनियम लवण, एजोनियम लवण बन गया। लेकिन भैया ये एजोनियम जो लवण बना है हमारा एलिफेटिक एमीन में वो अस्थायी होता है। कैसा होता है भाई, अस्थायी होता है। अब अस्थायी होगा तो ये भैया वियोजित हो जाएगा, अस्थायी होगा तो ये वियोजित हो जाएगा। हाँ सर ये तो वियोजित होगा,
है ना। तो जैसे ही वियोजित होगा, मतलब जैसे ये वियोजित होगा, मतलब इसमें जो जल बाहर निकलता है ना, इसमें क्या निकला, जल बाहर निकला। ये जो जल है, जो एजोनियम लवण बना है, इससे पुनः क्रिया कर जाता है। ये जो जल है ये एजोनियम लवण से पुनः क्रिया कर जाता है। इसलिए जब ये पुनः क्रिया करेगा तो देखो जल में क्या होता है, एक H और OH होता है। तो इसका जो H है, इसका जो H है, मतलब इसका जो H और OH होता है, तो इसका जो H है वो Cl के साथ क्या बना देगा, तो भैया वो HCl बना देगा। क्या बना देगा, वो HCl बना देगा। तो एक सेकंड, ये HCl, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा एडजस्ट कराता हूँ ताकि दिख जाए। हाँ अब दिख रहा होगा, है ना। तो ये HCl दिख गया। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो देखो ये जो जल निकला था, देखो ये बन गया, ठीक है। देखो ऐसे कैसे बना, 1 2 और 2 4, 4H ने 2 के साथ 2H2 बना लिया। अब हमारे पास क्या बचा, RN 2 बचे और Cl बचे, तो ये बन गया। और इसमें जो जल निकला है वो जल पुनः इससे क्रिया कर जाता है, और इससे जैसे ही क्रिया करता है तो ये HCl के साथ HCl बना लेता है। और ये जो आपको N2 दिख रहा है, ये N2 दिख रहा है, N2 खुद ही बाहर निकल जाता है। ये जो N2 दिख रहा है ना, ये N2 भी बाहर निकल जाता है। अब हमारे पास क्या बचा, R, और इधर क्या बचा, OH। तो ये हमारे पास R और ये OH, मतलब हमारे पास ये एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। तो तुरंत ये जो बना है ये जल से क्रिया करके एल्कोहल में बदल जाता है, इसलिए ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। इसलिए कैसा होता है, ये अस्थायी होता है। तो ध्यान रखना कि एलिफेटिक एमीन की जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। भाई क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। इस बात को मुझे उम्मीद है कि आप लोग ध्यान रख पाओगे। मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों कि इस बात को आप ध्यान रख पाओगे कि जब भी कभी एलिफेटिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया होगी तो आप मुख्य उत्पाद ये बनाओगे, है ना। पहले आप इसकी क्रिया कराओगे इससे, है ना, ताजा HNO2 बनाओगे, ये मिलाओगे तो जल को बाहर करके आप ये बना दोगे। बट ये अस्थायी क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो जल बाहर निकला है वो इससे क्रिया करेगा और तुरंत HCl के साथ HCl बना के बाहर, N2 अलग से बाहर हो जाएगा और जो OH है R के साथ जुड़कर एल्कोहल बना देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जब ABCD के फॉर्म में रिएक्शन आएगी तो आप बना लोगे, ठीक है ना। तो एलिफेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, एल्कोहल। क्लियर है। चलो अब एरोमेटिक एमीन की बात करते हैं। और एरोमेटिक एमीन की जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया होती है तो भैया इस अभिक्रिया का नाम है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखना, इस अभिक्रिया का नाम क्या है भैया, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। मैं इसकी थ्योरी भी बोलूंगा, वो भी आपको लिखना है, ठीक है। चलो मैं इसको समझाता हूं भैया, है ना। एरोमेटिक एमीन मतलब C6H5NH2, ये एरोमेटिक एमीन। इसकी भी भैया हमें ताजे HNO2 से क्रिया कराना। सर ताजा HNO2 बनाएंगे कैसे, तो इसी प्रोसेस से, है ना। पहले आप क्या करोगे, NaNO2 में HCl मिलाओगे। तो जैसे ही NaNO2 में HCl मिलाओगे तो आपका जो H है इस Na की जगह आ जाएगा तो HNO2 प्राप्त हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ बना के बताया, बिल्कुल यही प्रोसेस से बनाना है, ठीक है। तो ये ताजा होगा, इसमें थोड़ा सा हम HCl भी मिलाएंगे, थोड़ा सा HCl भी मिलाएंगे तो बिल्कुल इसी की जैसी रिएक्शन होगी। H और ये 2H, 4H 2O के साथ क्या बना लेंगे। और एक और बात बेटा ये है कि ये जो रिएक्शन होगी वो आपकी 273 से 278 केल्विन, है ना। और 273 से 278 केल्विन कम ताप होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 273 से 278 केल्विन होता है, ये आपका कम ताप ही होता है, ज्यादा ताप नहीं होता, ये कम ताप ही होता है। तो जब हम इसकी, ध्यान रखना, इस कम ताप पर रिएक्शन कराते हैं, इसमें, है ना, थोड़ा सा ताप का ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, बट इसमें विशेष महत्व दिया जाता है ताप का, है ना। तो जब हम इस एनिलीन की, ये हमारे पास एनिलीन है भाई, है ना, क्या लिख दिया मैंने, एनिलीन, ठीक है। तो जब हम इस एनिलीन की HNO2 और HCl से रिएक्शन कराएंगे, है ना, 273 से 278 केल्विन ताप पर, तो इसमें भी क्या होगा, एक H और ये 2H, है ना। तो ये 2H 2O के साथ क्या, सॉरी 1 2 और 2 4H, ये 2O के साथ क्या बना लेंगे भैया, 2H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 2H2O बना लेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा, C6H5 बचा। तो ये C6H5NN
कितने एन हो गए? तो आप बोलोगे सर 2 एन हो गए, और ये सी है, ये सी है, तो ये बन गया। और ये बना है हमारा भैया डाई एजोनियम लवण, ये बना है हमारा डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम लवण, ये बना। क्या बना भैया? ये डाई एजोनियम लवण बना है कि नहीं? तो ये जो डाई एजोनियम लवण यहाँ पर बना हुआ है, ये जो डाई एजोनियम लवण है वो स्थायी होता है। क्या होता है भैया? स्थायी होता है। ये पुनः जल से क्रिया नहीं करता है ना, क्योंकि ये बेंजीन वाला बना है ना। लेकिन एल्किल वाला जो है ना पुनः जल से क्रिया कर लेता है, एल्कोहल बना लेता है, लेकिन ये पुनः जल से क्रिया करता नहीं है, एल्कोहल नहीं बनाता, इसलिए ये स्थायी बनता है, आगे इसकी प्रोसेस नहीं होती। तो ध्यान रखना, देखो एलिफेटिक एमीन अलग रिएक्शन कर रहा था, एरोमेटिक एमीन अलग रिएक्शन था, है ना। तो ये इसी अभिक्रिया का नाम है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ये पेपर में पूछी भी जाती है कि डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्या है। तो एक बार मैं थ्योरी बोल दूं इसकी, है ना, आप लिख लेना, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। तो अगर ये नाम आए कि इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, तो लिखना इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन एनिलीन की ताजे HNO2 व HCl के साथ कम ताप, ब्रैकेट में लिख लेना, 273 से 278 केल्विन ताप पर रिएक्शन मतलब अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे आपको डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है, जिससे डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लो एक बार। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन एनिलीन की ताजे HNO2 और HCl के साथ कम ताप 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या प्राप्त बोलते हैं? डाई एजोटीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर है मेरे साथियों? मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी और जम गई होगी। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं और अगली रिएक्शन की ओर बात करते हैं। चलो तो बेटा अब हम क्या करते हैं, जो आपका एनिलीन है, मतलब सॉरी एमीन है, इसकी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं देखते हैं। और आपको पता है भाई, बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन रागी जो अभिक्रियाएं है वो केवल और केवल आपका एरोमेटिक यौगिक देता है। तो आपको एमीन भी जो है ना वो आपको एरोमेटिक लेना पड़ेगा, है ना, लेना पड़ेगा कहीं। तो हमने ये एरोमेटिक एमीन लिया, ठीक है। और एरोमेटिक एमीन का हम हैलोजनीकरण कराएंगे, नाइट्रीकरण कराएंगे, और एक और करण है सल्फोनीकरण। ये 3 ही करण एरोमेटिक एमीन के होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही भैया अगर हम हैलोजनीकरण कराएं और हैलोजनीकरण में हम ब्रोमीनीकरण कराएं, तो जो आपका एरोमेटिक एमीन है वो 2,4,6 का यौगिक बनाता है ना, मतलब 2 पर 4 पर और 6 पर जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो हम जलीय माध्यम में अगर इसका ब्रोमीनीकरण कराएं तो हमने 2 का 4 का और 6 का H ओपन कर लिया, क्योंकि 2,4,6 का ही यौगिक बनना है। तो हम इसके 3 अणु लेंगे, है ना। तो H के सॉरी Br हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6, है ना। तो 6 Br में से 3 जो है ना Br, तीनों H के साथ क्या बना देंगे? 3H Br, और 3 Br हैं वो एक इधर और एक इधर, तीनों जगह जुड़ जाएंगे, है ना, तीनों जगह जुड़ जाएंगे। तो आपका ये रहा NH2, ये रहा NH2, और 3 Br हैं, एक Br आपका यहाँ पर, एक Br आपका यहाँ पर, और एक Br आपका यहाँ पर, एक Br आपका यहाँ पर, ये जुड़ जाएगा। मतलब आपका ये 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, और ये रहा आपका एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन हमें प्राप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो, है ना। तो ब्रोमीनीकरण बिल्कुल आसान है, ब्रोमीन से क्रिया कराना है, जलीय माध्यम में कराना है, 2,4,6, ये तो कई बार हम बना चुके हैं, ठीक है ना। चलो फिर हमारा नाइट्रीकरण है। तो नाइट्रीकरण में आपको पता ही है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं और H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल को हमने तोड़ के लिख दिया, ऐसे ही तोड़ते हैं। तो इसमें भी इसके हम 3 अणु लेंगे, तो 3 अणु लेंगे, तो 3, 4, 5, 6 H हो जाएंगे, है ना। 6H 3 O के साथ 3H2O बना लेंगे, और NO2 यहाँ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रिंग, और यहाँ रहा आपका NH2, एक NO2 आपका यहाँ जुड़ जाएगा, 3 NO2 है ना, आगे 3 लगा, तो एक NO2 आपका यहाँ जुड़ जाएगा, और एक NO2 आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा भैया? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो
और ये आपका एनिलीन, क्या रहा भैया, एनिलीन रहा, ठीक है। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो हैलोजनीकरण नाइट्रीकरण बिल्कुल आसान है, हैलोजनीकरण हुआ, नाइट्रीकरण हुआ, बिल्कुल आसान है। तो अगला हमारा लास्ट करण और बचा है, जिसका नाम है मेरे डियर साथियों सल्फोनीकरण, तीसरा सल्फोनीकरण, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया सल्फोनीकरण, ठीक है ना, सल्फोनीकरण। ओके, तो सल्फोनीकरण में आपको सबको पता है भैया H2SO4 से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया कराते हैं भाई, H2SO4 से क्रिया कराते हैं। तो भैया एनिलीन का करा रहे हैं हम, किसका करा रहे हैं, एनिलीन का, एनिलीन का करा रहे हैं। तो रिंग के ऊपर क्या रहा भैया, NH2 रहा। तो जैसे ही इसका हम सल्फोनीकरण कराएंगे, H2SO4 से क्रिया कराएंगे, तो आपको पता है इसको OH और HSO3 ऐसे तोड़ के लिख देते हैं क्या नहीं लिख देते, अब बोलोगे हाँ सर ऐसे लिख देते, ठीक है ना। तो भैया जब हम इसका सल्फोनीकरण कराएंगे तो केवल और केवल इसमें सल्फोनीकरण, देखो अभी तो हमने देखा कि 2 4 6 बना, 2 पर 4 पर 6 पर ये यौगिक हमारे बन गए, लेकिन जैसे ही हम सल्फोनीकरण कराते हैं तो केवल और केवल हमें पैरा का यौगिक प्राप्त होता है। कौन सा यौगिक, पैरा का यौगिक। तो जो OH है इस H के साथ क्या बना देगा, H2O बना देगा, क्या बना देगा, H2O। और जो HSO3 है वो आपका कहां पर आकर जुड़ जाएगा, तो वो आपका भैया पैरा पे आके जुड़ जाएगा, मतलब यहां पर आपका HSO3 आके जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारा देखो पैरा पे क्या HSO3 जुड़ा और HSO3 का नाम है सल्फोनिक, तो पैरा सल्फोनिक, पैरा सल्फोनिक, पैरा सल्फोनिक एनिलीन, पहला सल्फोनिक एनिलीन हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये एनिलीन के मतलब एरोमेटिक एमीन के तीनों करण होते हैं, ब्रोमीनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। तो ये हमारा एनिलीन मतलब एमीन जो है ना पूर्ण रूप से समाप्त होता है, एमीन जो है हमारा पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब हमारा डाई एजोनियम लवण बचा हुआ है, थोड़ा सा 10-15 मिनट लगेंगे, उसको और फिनिश कर देते हैं और वीडियो को बिल्कुल फिनिश करते हैं, चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आती जा रही होंगी, आप समझते चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो भाई जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज यार मेरे भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और अपने भाई लोगों में वीडियो को शेयर कर लो, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो मेरे डियर और प्यारे साथियों, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं डाईएजोनियम लवण को। और ये डाईएजोनियम लवण भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक है, और इस डाईएजोनियम लवण को हम पूरा कंप्लीटली अच्छे से समझते हैं, है ना। और लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे हम वो भी आपको बताएंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे, है ना। तो ध्यान से मेरे भाई समझिएगा आप। देखो क्या है डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम लवण। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि भैया ये लवण है, ना तो ये अम्ल है ना तो ये क्षार है, ये क्या है, लवण है, क्लियर है। अच्छा ठीक है सर, लवण है, समझ गए। अब एजो किसको बोलते हैं, तो भाई एजो हम एन को बोलते हैं, एजो हम किसको बोलते हैं, एन को बोलते हैं। और डाई एजो मतलब 2 एन इसमें होते हैं। कितने एन होते हैं बेटा, 2 एन इसमें होते हैं, क्योंकि डाई एजो लगा, एजो मतलब एन और डाई का मतलब 2, ठीक है। तो भाई देखो ध्यान से, इसका बेटा जो सूत्र है वो सूत्र ये होता है Rn2x, n पे प्लस होता है x पे माइनस होता है, ये इसका सूत्र होता है ना। अब यहाँ पर देखो ये जो R है, R भैया यहाँ एल्किल समूह है ना। R ध्यान सॉरी R आपका एरिल समूह है, ध्यान से इस बात को समझ लेना। R जो है ना अक्सर हम एल्किल समूह मानते हैं ना, लेकिन R यहाँ पर एल्किल नहीं एरिल समूह है ना। और X तो आप जानते हो हैलाइड है, हैलाइड है, क्या है, हैलाइड। और इसकी जगह आपका भैया ये ले सकती हो, ये ले लो, I ले लो, F ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अगर मैं R की जगह एरिल लूं, एरिल में क्या होता है, एरिल मतलब बेंजीन होता है ना, तो R की जगह मैं बेंजीन ले लूं, मतलब बेंजीन मतलब C6H5 और ये आपका N2 सेम रहेगा, और X की जगह मैं इनमें से Cl ले लूं, तो ये आपका जो है ना ये डाईएजोनियम लवण का सूत्र है, ये जो है ना वो डाईएजोनियम लवण का सूत्र है। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, देखो ये तो क्या है, बेंजीन, क्या है ये, बेंजीन है, तो ये लिख दिया मैंने बेंजीन, क्या लिख दिया, बेंजीन। और ये क्या है, डाई, है ना, एजोनियम, डाई
एजोनियम, डाईएजोनियम, ठीक है, डाईएजोनियम। और ये क्या है? क्लोराइड। ये क्या है बेटा? क्लोराइड, ठीक है। तो इस डाईएजोनियम लवण का नाम क्या है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो ये जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड आपको दिख रहा है, यही आपका क्या है? यही आपका भैया डाईएजोनियम लवण है। क्लियर है? तो जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड दिख रहा है ना भैया, यही आपका डाईएजोनियम लवण है। क्या है बेटा? डाईएजोनियम लवण। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? आप बोलोगे सर क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अब हम आप इसको बनाना बता रहे हैं। भाई जो डाईएजोनियम लवण है, इसको हम बनाना बता रहे हैं कि भाई ये बनता कैसे है। तो भाई बनाने की बात तो एक अलग है भाई, इसको मैंने बनाना अभी बता भी दिया। मैंने अभी डाईएजोटीकरण अभिक्रिया कराई, कुछ पहले कराई कि नहीं? उसमें मैंने ही बनाए बता दिया, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर बनाना बता दे रहा हूँ। देखो यार भाई, अगर हमें डाईएजोनियम लवण बनाना है बेटा, तो हमें कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है? देखो यहाँ लिखा, इसे बनाने के लिए एनिलीन, क्या? एनिलीन की HNO2 के साथ, HNO2 के साथ, यहाँ 2 बार लिखा गया, एक बार काट देना, ठीक है। HNO2 के साथ कम ताप, और वो कम ताप कितना होगा? 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, है ना। तो अगर हमें बनाना है तो एनिलीन की HNO2 के साथ कम ताप, मतलब 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करा देंगे, हमारे लिए बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। देखो ये हमारे पास क्या है भैया? C6H5 है ना, NH2। ये हमारा पास क्या है भैया? एनिलीन है। क्या है ये? एनिलीन, ठीक है ना। ये रहा एनिलीन। तो एनिलीन की हमें HNO2 से क्रिया कराना है, लेकिन ये HNO2 बेटा ताजा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ताजा। तो मैंने कुछ देर पहले बताया है कि ये ताजा कैसे बनाओगे भैया। तो आप क्या करोगे मेरे डियर साथियों? आप मेरे डियर साथियों क्या करोगे? NaNO2, NaNO2 में क्या मिलाओगे आप? HCl मिलाओगे। क्या मिलाओगे? HCl। NaNO2 में क्या मिला दोगे? HCl। तो जैसे ही NaNO2 में HCl मिलाओगे तो H और N बदल जाएंगे। तो Na की जगह क्या आ जाएगा? सॉरी, Na की जगह क्या आ जाएगा? H। तो Na की जगह जैसे ही H आएगा तो ये बन जाएगा HNO2, तो ये बन गया HNO2, है ना। तो मैंने ताजा बनाना है, तो ताजा आपको ऐसे बनाना है तुरंत, ठीक है। तो ताजा बन जाएगा ये, मैंने बनाना ही बताया। तो NaNO2 में HCl मिलाओगे तो Na की जगह कौन आ जाएगा? H, तो HNO2 हो जाएगा, ठीक है, बन गया ताजा। अब थोड़ा सा इसमें क्या डाल दोगे आप? HCl डाल दोगे। क्या डाल दोगे? HCl, है ना, तभी जाके कंप्लीट होगा। और ये अभिक्रिया हमें कितने ताप पर कराना है भैया? 273 से 278 केल्विन पर, 273 से 278 केल्विन पर कराना है, ठीक है ना। तो ये बात वही हो गई ना, एनिलीन की HNO2 के साथ कम ताप 273 से 278 केल्विन पर अभिक्रिया कराते हैं, इससे हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो यही बनाना बता रहा हूँ। देखो एनिलीन है, ताजा HNO2 ले लिया, है ना, ऐसे बनाया और थोड़ा HCl मिला दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, तो ये देखो H, ये H और 2 H इधर है, तो 2 3 और 1 4 H हो गए। ये 4 H 2 के साथ मेरे डियर साथियों क्या बना लेंगे? 2H2O। क्या बना लेंगे डियर साथियों? 2H2O बन गया। 2H2, हाँ सर बन गया। अब क्या बचा हमारे पास? C6H5, तो ये मैंने लिख दिया C6H5 लिख दिया। अब N देखो, एक इधर है एक इधर है, तो N कितने हो गए? 4, 2 हो गए। और फिर क्या बचा? Cl, तो ये देखो Cl, देखो ये बन गया कि नहीं? यही बना कि नहीं बना? तो यही आपका क्या है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसके नीचे नाम लिख लेना, इसके नीचे नाम लिख लेना, ठीक है। यही है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो देखो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को मैंने बनाना बता दिया, है ना। अब ये मैंने बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को बनाना तो बता दिया सर, हाँ सर बनाना तो आपने बता दिया, बन तो गया। लेकिन मेरे डियर साथियों, ये जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है, ये अस्थायी यौगिक होता है। ये स्थायी यौगिक नहीं है। कुछ समय के लिए तो स्थायी है, लेकिन कुछ समय बाद ये अपने आप से वियोजित हो जाएगा, अपने आप से ये टूट जाएगा। तो सर इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि ये वियोजित हो जाता है या टूट जाता है? तो बेटा क्या होता है, इसका जो N2 दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है N2, ये N2 जो दिख रहा है ना, गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे ही N2 गैस के रूप में बाहर निकलेगा, बेंजीन क्लोराइड बचेगा। इसलिए भाई अस्थायी है ये, इसका कभी भंडारण नहीं किया जा सकता, इसका कभी भंडारण नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको इसके भंडारण के बारे में भी एक बात लिखा दे रहा हूं।
मेरे डियर साथियों, मैंने भंडारण के लिए एक बात लिखी है, ठीक है। भंडारण, डाइएजोनियम लवण मतलब ये अस्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें से N2 गैस बाहर निकल जाती है, मतलब इसमें जो N2 दिख रहा है ना, ये बाहर निकल जाती है, अतः इसका भंडारण नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी इसकी जरूरत होती है तुरंत हम इसको बनाते हैं और प्रयोग कर लेते हैं। समझ रहे हो आप? जब भी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तुरंत बनाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे। हम इसका भंडारण नहीं कर सकते क्योंकि N2 बाहर निकल जाएगी, फिर ये काय का काम का, कोई काम का बचेगा नहीं। इसलिए तुरंत बनाएंगे और तुरंत प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुरंत बनाकर प्रयोग कर लिया जाता है, ऐसा और लिख लेना आप। इसमें एक और चीज जोड़ लेना, इसीलिए तुरंत बनाकर प्रयोग कर लिया जाता है। क्लियर है बात? ये वाली आप बात समझ गए। डाइएजोनियम लवण क्या है समझ गए, बनाने की विधि समझ गए, इसका भंडारण नहीं किया जा सकता क्यों समझ गए। अब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मेरे डियर साथियों, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, है ना। उस क्वेश्चन को जो पिछले साल जो है ना पेपर में आया हुआ था, उस क्वेश्चन को मैं ध्यान से समझा रहा हूं, आप समझो। डियर साथियों, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो ध्यान से। डाइएजोकरण क्या है? देखना आप, 3 क्वेश्चन है इसमें। कितने क्वेश्चन है? 3। डाइएजोकरण क्या है? डाइएजोनियम लवण बनाने का समीकरण दीजिए, ठीक है। डाइएजोकरण क्या है, पहला तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया डाइएजोनियम लवण बनाने का समीकरण दीजिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और बताइए कि इसका भंडारण क्यों नहीं किया जा सकता। हो गए 3 क्वेश्चन, एक, यहां से 2 और यहां से तीसरा, हो गए ना, ठीक है। तो डाइएजोकरण क्या है वो सुन लो। तो देखो, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन मतलब एनिलीन, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन मतलब एनिलीन, है ना। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन को डाइएजोनियम लवण मतलब यही, ठीक है। मैं परिवर्तन, देखो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन मतलब एनिलीन को एजोनियम लवण में परिवर्तन जो होता है उसको ही हम डाइएजोकरण कहते हैं। क्लियर है बात? मैंने यहां पर लिख दिया इसका आंसर। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन को डाइएजोनियम लवण में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? एजोकरण कहते हैं। ये वाले पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया, ठीक है। अब डाइएजोनियम लवण बनाने का समीकरण, तो देखो डाइएजोनियम लवण बनाने का समीकरण ये है। तो आप डालना बनाने की विधि या फिर डायरेक्ट डाल देना समीकरण, और जब समीकरण डालो तो इतनी थ्योरी लिख के ये समीकरण बना देना, अभी बताया ही है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन, बताइए कि इसका भंडारण क्यों नहीं किया जा सकता। तो फिर डालना आप भंडारण, ठीक है। तो लिखना डाइएजोनियम लवण अस्थायी होता है क्योंकि इसमें से N2 गैस बाहर निकल जाती है, अतः इसका भंडारण नहीं किया जा सकता। इतनी लाइन लिख देना। ये आपके तीनों क्वेश्चन के जवाब जो है ना, मैंने इतनी छोटी सी बात में आपको समझा दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और पिछली साल मतलब 2025 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दिया। कोई दिक्कत और भैया कोई परेशानी है नहीं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी है ही नहीं, ठीक है ना। चलो, तो इसके साथ साथ भौतिक गुण भी देख लो, है ना, क्योंकि फिर हम रासायनिक गुण पे पहुंचेंगे, है ना। तो इसके 2 भौतिक गुण है कि भैया ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, मतलब कोई इसका रंग नहीं होता। जो बेंजीन डाइएजोनियम लवण है इसका कोई भी रंग नहीं होता, मतलब ये रंगहीन है और क्रिस्टलीय है, ठोस है, ठीक है। और यह जल में विलीन होता है, मतलब जल के साथ अगर मिलाएं तो जल में घुल जाता है। तो इसके जो 2 भौतिक गुण हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसके रासायनिक गुण मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं पे बात करेंगे, ठीक है ना। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। तो डियर साथियों, हम डाइएजोनियम लवण की जो है ना रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी ओर पहुंच रहे हैं। तो डाइएजोनियम लवण की रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया तो होती है हमारी सेंडमायर अभिक्रिया। और सेंडमायर अभिक्रिया से हम पहले से भी परिचित हैं, पहले से भी हमने सीख के रखा है सेंडमायर अभिक्रिया। तो सेंडमायर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो आपका डाइएजोनियम लवण होता है इसको हम CuCl2 या HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम गर्म करेंगे, जैसे ही मेरे डियर साथियों इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें पता है वैसे ये तो अस्थायी होता है। तो यहाँ से जो N2 है वो N2 के रूप में हो जाएगी बाहर, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा C6H5 और ये आपका Cl। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, बेंजीन क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अगर ये अभिक्रिया ऐसी लिखी है तो इस टाइप से करना है, और अगर अभिक्रिया ये ऐसी लिखी है तो फिर भी ये N2 बाहर निकलेगा, फिर ये N2 बाहर निकलेगा, ऐसे ही N2 बाहर निकल के और हमारे पास क्या बच जाएगा भैया C6H5
और ये Br, तो ये भी सैंड मायर है। आप ना सोचना कि Cl है तभी सैंड मायर है। और ये भाई मैं या करके अलग अलग दिखा रहा हूँ, ये 3 टाइप से मैंने सैंड मायर बता दी, या तो ये करना, या तो ये करना, या तो ये करना। ठीक है, तो जब ये क्या होता है या फिर ABCD में पूछी जाए तो यहाँ Cl हो तो यहाँ Cl लगाना, यहाँ Br हो तो यहाँ Br लगाना। और भैया अगर यहाँ CN हो, देखो बेंजीन डाई एजोनियम लवण ये भी है, डाई एजोनियम लवण ये भी है, बस यहाँ पर ClBr की जगह कौन है, CN है। तो इसमें भी भैया N2 ही बाहर होगा और इसमें भी N2 ही बाहर होगा, N2 बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, C6H5 और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। तो भैया यहाँ बेंजीन साइनाइड बन जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है ना। तो ध्यान रखना इन बातों को, है ना। अगर यहाँ Cl होगा तो Cu2 Cl2 होगा, HCl होगा, यहाँ Br होगा तो ये Br हो जाएगा, C और Cn है तो यहाँ Cn हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों में से कोई सी भी सैंड मायर अभिक्रिया है। तो अगर क्या होता है पूछी जाए तो आपको ऐसे ही बनाना है, नहीं तो सोचो कि अभिक्रिया कौन सी है, कैसे बनाएंगे। क्लियर है, ये बात मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो फिर गाटरमान अभिक्रिया, केवल गाटरमान है, केवल कौन सी है, गाटरमान। तो गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, जो डाई एजोनियम लवण होता है उसको Cu के साथ HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, है ना। डाई एजोनियम लवण की Cu के साथ HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो जैसे ही अभिक्रिया होती है भैया, तो जो Cl है वो Cu के साथ बाहर जाता है, Cl बना के, और यहाँ से आपका जो N2 है वो तो बाहर ही हो जाएगा, N2 तो बाहर ही हो जाएगा क्योंकि अस्थायी है। अब हमारे पास क्या बचा, तो अब हमारे पास क्या बचा, ये बेंजीन बची, और हाँ ये बेंजीन ही बची ना, क्या बची, ये बेंजीन बची है। और मेरे डियर साथियों, नेक्स्ट है हमारे पास गाटरमान अभिक्रिया। और गाटरमान अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो आपके पास बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण होता है उसको Cu या HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम गर्म करेंगे तो यहाँ से आपका जो N2 है वो बिल्कुल बाहर हो जाएगा, बिल्कुल सर बाहर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, C6H5 और ये Cl बचा। और ऐसे ही इसको गर्म करेंगे तो इसमें से भी N2 बाहर होगा भैया, इसमें से भी क्या बाहर हो जाएगा भैया, N2 बाहर हो जाएगा। और क्या बच जाएगा, C6H5 और यहाँ पर Br बच जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना कि कभी इस टाइप की कोई रिएक्शन मिली है ना, तो आप इनको कर लेना, इनको आप कर लेना, बस कुछ नहीं करना, देखना है आपको। देखो इसमें भी N2 बाहर निकली, इसमें भी N2 बाहर निकली, सब में N2 ही तो बाहर निकली। और क्या, N2 बाहर निकल के जो बचा वो हमने लिख दिया, जो बचा वो लिख दिया। कितनी सिंपल है, तो सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो सैंड में हो गई हमारी। नेक्स्ट है हमारी भैया आयोडाइड आयन या पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। ठीक है ना, मैं जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ। ठीक है, इनको मैं मिटा देता हूँ। और अगली रिएक्शन है हमारी पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। क्लियर, ठीक है बेटा। क्या है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। दूसरी है एक सेकेंड KI से क्रिया, KI से क्रिया। तो भैया KI से क्रिया, जब भी हम बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण मतलब N2Cl, अगर हम इसकी KI से क्रिया करा दें, क्या करा दे भैया, KI से क्रिया करा दे, तो मेरे डियर साथियों बता दो ना जल्दी से क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर जो Cl है वो K के साथ KCl बना लेगा। क्या बना लेगा सर, KCl बना लेगा, KCl बना देगा। हाँ सर ये तो बन जाएगा। और N2 तो भैया बचने वाली नहीं है, क्योंकि N2 तो बाहर निकलेगी, क्योंकि इसीलिए तो ये अस्थायी है, तो N2 बाहर निकल गई। अब बचा हमारे पास क्या, Cl चला गया K के साथ, C6H5 और I बचा, तो ये बन जाएगा C6H5 और यहाँ पर I। मुझे उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो KI से क्रिया भी आप समझ गए, KI से क्रिया भी आप समझ गए। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट थर्ड है H2O, H2O से क्रिया, H2O से क्रिया, H2O से क्रिया। बिल्कुल यार, C6H5 और ये एक सेकंड, ये हमारा रहा N2 और ये रहा हमारा Cl। अब H2O से क्रिया करा दो। तो भैया ये भी तो सिंपल है, ये भी तो हमारे लिए सिंपल है, हमें कहाँ दिक्कत है। तो हमें पता है जो जल होता है, क्या होता है जल, इसको हम OH और H ऐसे करके लिख लेते हैं। तो H Cl के साथ चला जाएगा, H किसके साथ चला जाएगा भैया,
Cl के साथ चला जाएगा, है ना। और N2 तो भैया यहाँ रुकता ही नहीं है, N2 तो यहाँ रुकता ही नहीं है, N2 बना लिया। अब क्या बचा, तो भैया C6 बचा, H5 बचा और ये आपका OH बचा, फिनॉल बन गया। क्या बन गया ये, देखो ये बेंजीन आयोडाइड बन गया और ये क्या होता है, फिनॉल। रिंग के ऊपर OH क्या होता है, फिनॉल। बिल्कुल सर, ये बातें तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ रही हैं, ये तो हमसे आसानी से बन रही हैं। बिल्कुल मेरे डियर साथियों, आसानी से ही बनेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगली दो रिएक्शन है थोड़ी सी टफ रहेंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी टफ रहेंगी। अगली हमारे पास रिएक्शन है फ्लूओरोबोरिक अम्ल, फ्लूओरोबोरिक अम्ल, ठीक है। और फ्लूओरोबोरिक अम्ल क्या होता है, HbF4। जो फ्लूओरोबोरिक अम्ल होता है वो होता है HbF4 होता है ना। तो फ्लूओरोबोरिक अम्ल मतलब HbF4 से रिएक्शन कराना, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनो, ये आपका C6, ये आपका H5, है ना, ये आपका N2 और ये आपका Cl, इसकी रिएक्शन इससे कराना है, तो HbF4, ठीक है। तो जैसे ही बेटा मैं इसकी HbF4 से रिएक्शन कराऊंगा, तो देखो आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये प्लस है और ये क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां से जो आपका H है Cl के साथ क्या बना देगा, HCl बना देगा और HCl बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, ध्यान सुनना, अब हमारे पास क्या बचा, C6H5 बचा और यहाँ पर क्या है, N2, है ना। और Cl तो चला गया, तो Cl की जगह जो BF4 है वो जुड़ जाएगा, BF4 है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अस्थायी यौगिक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ BF4 है, इसमें से एक गैस बाहर निकल जाएगी जिसका नाम है BF3। तो भैया जो BF4 है इसमें से आगे BF3 हो जाएगा बाहर। अब जैसे ही BF3 बाहर होगा तो यहां से जो N2 है वो भी बाहर हो जाएगी, N2 है वो भी बाहर हो जाएगी। तो ये यहां से आपकी जो N2 है वो भी बाहर हो गई। मैं एक बार देख रहा हूं आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ N2 भी बाहर हो गई, ठीक है। यहां से BF3 बाहर हो गया, एक F बचा है, BF3 बाहर हुआ, यहां से N2 बाहर हो गई। अब बचा क्या हमारे पास, तो ये C6 बचा है, एक सेकंड, ये C6 बचा है और ये H5 बचा है और एक यहाँ बचा है। तो बेंजीन फ्लोराइड, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया, ये बेंजीन फ्लोराइड है, ये क्या है, बेंजीन फ्लोराइड, और ये बेंजीन फ्लोराइड बन गया। तो ध्यान रखना, जब भी कभी फ्लूओरोबोरिक अम्ल से मतलब HbF4 से क्रिया आए तो आपको ध्यान रखना है कि H को Cl के साथ बाहर कर देना है, इस पूरे को यहाँ जोड़ देना है, ठीक है। फिर जैसे इसको गर्म करोगे तो N2 इसमें से बाहर और इसमें BF4 में से BF3 बाहर और एक F बचेगा वो इससे जुड़ जाएगा। क्लियर है भाई बात, बोलो क्लियर है कि नहीं। आप बोलोगे सर क्लियर है, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नाम की कोई चीज हमारे लिए नहीं है। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन देखेंगे भैया, हाइपोफास्फोरस अम्ल। हाइपोफास्फोरस अम्ल और हाइपोफास्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H3PO2, है ना। तो H3PO2 से क्रिया कराना है किसकी, डाइएजोनियम लवण की। तो देखो C6H5, है ना, N2 और ये रहा आपका Cl, इसकी किससे क्रिया कराना है भैया, H3PO2 से, ठीक है। और भैया जब H3PO2 से क्रिया कराएंगे तो ये ठोस होता है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल भी मिलाना पड़ेगा, है ना। ये ठोस होता है तो इसमें क्या मिलाना पड़ेगा भैया, जल भी मिलाना पड़ेगा। तो भैया जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, बड़ी ध्यान से समझना भाई, जैसे ही हम इसकी रिएक्शन इसमें कराएंगे तो बेटा क्या होगा, जो आपका O दिख रहा है, ये O इसके साथ जुड़ के बना देगा मेरे डियर साथियों H3PO3। ये भैया इसके साथ जुड़ जाएगा, ये जो O दिख रहा है इसके साथ जुड़ जाएगा तो H3PO3 बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा, जो आपका फास्फोरस अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा भैया, फास्फोरस अम्ल होगा। तो ये फास्फोरस अम्ल बन गया, फास्फोरस अम्ल बन गया। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ ध्यान समझो, यहाँ कितने H दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर 2 H दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, 2 H। तो एक H एक Cl के साथ क्या बना देगा भैया, HCl बना देगा। क्या बना देगा, HCl, ठीक है सर, HCl भी चला गया। अब यहां से ये जो चला जाएगा वो हो जाएगा N2, वो क्या हो जाएगा, N2। देखो फिर से समझो, ये वाला O है, इसके साथ H3PO3 बना के बाहर हो गया, ठीक है। 2 H है, एक H में से एक Cl, HCl बना गया। अब यहां देखना, एक H बचा है, कितना H बचा मेरे डियर साथियों, एक H बचा हुआ है, यहाँ पर एक H बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, C6H5।
तो जो C6H5 है, जो एक H बना है, इसके साथ बैलेंस होके C6H6 मतलब क्या बना देगा? बेंजीन। क्या बना देगा? बेंजीन। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, अगर हम बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण की, है ना, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2 से क्रिया करा दें तो हमें मुख्य यौगिक बेंजीन प्राप्त होता है। मुख्य यौगिक क्या प्राप्त होता है? हमें बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है ना? ध्यान से समझ गए आप कि नहीं समझे? तो ये O, ये H3PO3 बना लिया, एक HCl के साथ HCl बना लिया, N2 बाहर हो गया, एक H बचा था, इसके साथ जुड़ के बन गया। क्लियर? ठीक है। अब देखो एथेनॉल से कराते हैं। तो ये रहा C6, ये आपका H5, ये रहा आपका N2 और ये Cl। एथेनॉल का सूत्र तो जानते ही हो, CH3 CH2OH। यहां की कहानी आप देखो तो देखो, ध्यान समझना, एक H, भैया ध्यान रखना, एक H इस Cl के साथ क्या बनाएगा? HCl। यहाँ लिख देता हूं, HCl बनाएगा। ठीक है सर, बन गया, कोई दिक्कत नहीं सर, बन गया। और एक H इधर से निकल के इसके साथ मिलकर बनाएगा बेंजीन। क्या बनाएगा? बेंजीन। सॉरी C6H6। देखो ये C6H5 था, एक H निकल के बेंजीन बनाया। अब हमारे पास क्या बचा? तो देखो ये बचा हमारे पास CH3 बचा। CH3 बचा, यहाँ देखो CH, एक ही H बचा, एक तो इधर ले लिया हमने, तो CH और ये O, तो ये आपका बन गया CHO। देखो इसमें भी बेंजीन बना। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या एथेनॉल से अगर डाइएज़ोनियम लवण की क्रिया करा दे तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है मेरे डियर साथियों? बेंजीन। तो अब भैया हम डाइएज़ोनियम लवण को एकदम ना बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं, बस एक लास्ट एक अभिक्रिया बची है, और उस अभिक्रिया को और कर लो मेरे डियर साथियों, और ये पूरा का पूरा जो है ना आपका जो है डाइएज़ोनियम लवण खत्म होता है, और इसके साथ जो है ना आपकी जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी टोटली फिनिश हो जाता है। लास्ट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देख लो, जल्दी से समझ लो, चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से समझो, अच्छे से समझो भाई। देखो इस अभिक्रिया में डाइएज़ोनियम लवण, ठीक है, डाइएज़ोनियम लवण मतलब C6H5 आपका, ये रहा N2 और ये रहा Cl। ओके सर, ये बात तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए। और भैया ऐसे नहीं लिखना, तो कोई नहीं कह रहा है ऐसे लिखो यार, कोई थोड़ी ना कह रहा है आप ऐसे लिखो, आप बेंजीन रिंग बना के लिख लो, क्या फर्क पड़ता है ना? आप बेंजीन रिंग बना के लिख लो मेरे डियर साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिखो। तो बेंजीन डाई, इस अभिक्रिया में डाइएज़ोनियम लवण ये हो गया कि फिनॉल के साथ, अब भैया फिनॉल के साथ रिएक्शन कराना है, तो फिनॉल क्या होता है भैया? तो फिनॉल वो होता है जिस पर OH हो। क्या होता है? जिस पर OH हो, वो फिनॉल होता है। हाँ सर, होता है। यहां से हम फिनॉल का H ओपन कर ले रहे हैं, आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, क्षार। अब क्षार क्या है? तो क्षार आपको कोई सा भी ले लेना है, जैसे मैंने NaOH ले लिया। क्या ले लिया? NaOH लिया। आप कोई सा भी क्षार ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? क्षार NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब यहाँ देखो कैसे बनेगा, तो देखो ये वाला H है, इस Cl के साथ क्या बना लेगा सर? HCl बना लेगा। क्या बना लेगा? HCl। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो भैया यहाँ पर देखो ये बेंजीन है, बिल्कुल है सर। ये कितने N है? 2, तो 2N को ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे नहीं लिखना 2N को, तो N डबल बॉन्ड N ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, N2 लिख दो या ऐसे लिख दो। अब बचा क्या? ये वाला, तो यहां से इसको आप जोड़ दो, यहां से आप इसको जोड़ दो। ठीक है, ये आपका क्या है? यहाँ पर OH है। मैंने क्या किया भाई? HOCl को बाहर किया, ये देखो ज्यों का त्यों लिखा, N अलग अलग कर दिया और इसको जोड़ दिया, है ना? अब देखो ये पैरा पे OH जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी। और ये एजो, और ये बेंजीन है, तो एजो, और ये रहा आपका बेंजीन, एजो बेंजीन। मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन है, ये नारंगी रंजक है ना? नारंगी रंजक, एक सेकंड, नारंगी रंजक।
नारंगी क्या है? रंजक है ना। तो देखो पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजीन प्राप्त होता है जो नारंगी रंजक है, नारंगी रंजक है मतलब नारंगी कलर का है। ये कौन से कलर का? नारंगी कलर का, इसलिए इसका उपयोग रंजक के रूप में होता है। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछ ले कि रंजक के रूप में किसका उपयोग होता है तो बोल देना पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का उपयोग रंजक के रूप में, मतलब रंजक मतलब रंगों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? रंगों के रूप में। मेरे डियर साथियों थोड़ा सा मुझे और बताना है, उसको और सुन लो भाई, काम बन जाएगा। क्या है सर, क्या बताना है आपको? तो भाई अगर मैं इसकी फिनॉल से अभिक्रिया ना कराऊं, कोई दिक्कत नहीं भाई, मत कराओ। इसकी आप एनिलीन से अभिक्रिया करा सकते हो, वो भी युग्मन अभिक्रिया होती है। देखो यहाँ ध्यान समझो, ये आपका क्या है? आप बोलोगे सर ये तो एनिलीन है, ये तो एनिलीन है, ठीक है। मैं बोलूंगा भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो आप नो 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 नो, ये तो सर डाई एजोनियम लवण है। ये तो क्या है सर? डाई एजोनियम लवण है। और ये सर एनिलीन है। ये क्या है? एनिलीन है। तो देखो मैंने फिनॉल, ये आपका क्या है? फिनॉल है। ये क्या है आपका? फिनॉल। तो अगर मैं फिनॉल के साथ अभिक्रिया ना कराऊं इसकी, तो एनिलीन के साथ भी करा सकता हूं। लेकिन एनिलीन के साथ ये अभिक्रिया कराऊंगा तो देखो फिर से H ओपन करके HCl बनाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना ये अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होगी। ये अभिक्रिया तो फिनॉल के साथ क्षारीय माध्यम में होगी, लेकिन ये अम्लीय माध्यम में होगी। तो HCl के साथ क्या बन जाएगा सर? HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl। और ये का ये पूरा यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जगह कम कम होने के कारण मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर बन जाएगा NH2, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? अरे भाई क्या बोल रहे हो? देखो पैरा पे हाइड्रोक्सी, OH था तो हाइड्रोक्सी, अब पैरा पे क्या है? एमीन है, तो पैरा एमीन एजोबेंजीन। तो इसका नाम क्या होगा? पैरा एमीन एजोबेंजीन। और ये भैया पीले रंग का रंजक है। कौन से रंग का रंजक है? पीला, या पीला रंजक लिख दो, पीला रंजक। मतलब ये इससे हमें पीला कलर प्राप्त होगा और इससे हमें नारंगी रंग प्राप्त होगा। समझ रहे हो आप? इससे पीला रंग और इससे नारंगी रंग। तो ये हमारी युग्मन अभिक्रिया हो गई। और मेरे डियर साथियों इस युग्मन अभिक्रिया के साथ आपको बहुत बहुत बधाई हो, चैप्टर फिनिश हो गया, पूरा चैप्टर क्लोज हो गया, चैप्टर नंबर 9। बधाई है आपके लिए, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं आपको काम दे रहा हूं, वो काम आपको करना है। इसमें भैया ये इसमें कुछ पाठ निहित प्रश्न है, जैसे 9.1 आपको दिख रहा है, ये करना है। मैंने आपको सारा करा दिया, आप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9.2 है, ये करके देख लेना, है ना। और इसमें कुछ क्वेश्चन दे के रखे हैं, इन सब क्वेश्चन को बेटा करके देख लेना, है ना। मैंने पूरा समझा दिया, अच्छे समझा दिया। अगर आप इतना पढ़ ले रहा हो, 1 नंबर नहीं छूटेगा भाई, 1 नंबर भी आपका नहीं छूटेगा, पूरा आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और इन रिएक्शन को आप कोशिश करना करने की, देखने की, जो ABCD में दी है इनको करने की कोशिश करना, है ना। बाकी मैं इनका अलग से वीडियो लाऊंगा, उनको समझा दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं भाई अगली वीडियो। भाई देखो यार, मेहनत पे यार थोड़ा सा तो यार करना पड़ेगा। आपको लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय।